नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। हम लोग यहाँ पे यूपीपीसीएस आर से रिलेटेड टेस्ट सीरीज देख रहे थे और इस क्रम में यदि बात करें तो यहाँ पे DIS से जो है आपका फेज 1 का टेस्ट हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद GS वर्ल्ड में बात करें, GS वर्ल्ड में देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपका फेज 1 और फेज 2 इसका टेस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसका फेज 3 का टेस्ट हम लोग करेंगे। साथ ही साथ जो है पीसीएस मंत्रा से टोटल हम लोग 8 टेस्ट जो है कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हाल फिलहाल जो है DIS का जो न्यू टेस्ट अवेलेबल है यानी फेज 2 का टेस्ट वो हम लोग देख रहे हैं। और इसमें यदि बात करेंगे तो न्यू वाले में जो है हम लोग यहाँ पे 2 टेस्ट ऑलरेडी देख चुके हैं। एक जो है आपका GS फुल लेंथ का टेस्ट हम लोग देखे थे और एक हिंदी का टेस्ट देख चुके हैं। तो आज इसका जो है न्यू वाले का जो है DIS का टेस्ट नंबर हम लोग 3 देखने जा रहे हैं। और ये टेस्ट नंबर 3 है आपका, ये आपका GS का टेस्ट है। तो आप देख सकते हैं फेज 2 का जो है ये टेस्ट नंबर 2। और इसमें अगर ध्यान देंगे तो ये आपका समान अध्ययन का फुल लेंथ टेस्ट है, प्लस इसमें करंट अफेयर भी कवर किया गया है जनवरी फरवरी 2023 का। तो 140 जो है प्रश्न का हम पूरा यहाँ पे अभी सेट देखने वाले हैं। तो जैसे मैं आप सभी को बताता हूँ बिल्कुल उसी तरीके से आप टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, 140 प्रश्न है। तो आप लोग क्या करें, 1 से लेके 140 तक नंबरिंग कर लें, या आपके पास OMR सीट है तो OMR सीट ले लें। हम सफिशिएंट टाइम देंगे आप सभी को। आप मेरे साथ पैरेलली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। आता है तो बहुत अच्छा बात है, आपका रिवीजन होगा। नहीं आता है तो उसे सीख लेंगे, उसे ऐड कर लेंगे, आपका कंसेप्ट जो है और बेहतर हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आपका यदि कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। अच्छा, जल्द ही हम जो है यूपीपीसीएस को लेके ऐसा बताया जा रहा है कि आपका 17 मार्च को जो है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा। अभी वो उसमें क्लियरिटी है नहीं, बट ऐसा मतलब एक डाटा निकल के आ रहा है। तो यूपी जो है पीसीएस को लेके भी हम जल्द ही टेस्ट जो है स्टार्ट करेंगे। दोनों पैरेलली आपका चलते रहेगा। आर का टेस्ट आपका नहीं रुकेगा। और जैसा मैं बताया हूँ कि बस अगले वीक से जो है हम लोग ये जो यूट्यूब पे एक टेस्ट कर रहे हैं तो करेंगे ही, साथ साथ एक टेस्ट और आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करेंगे आर से रिलेटेड। ठीक है, इस टेस्ट के अलावा तो ये आपका चलते रहेगा। एक टेस्ट एक टाइमिंग में, फिक्स टाइमिंग में आपको दिया जाएगा वहाँ पे, और आप अटेम्प्ट करके फिर वहाँ आंसर भी अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग वहाँ पे मैच कर लेंगे। यानी हमारा जो है कोशिश रहेगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस करा दें। बाकी आप लोग कंटेंट पढ़ ही रहेंगे। रिवीजन करने के लिए जो है आप प्ले लिस्ट में जाके, और बहुत सारा सेक्शन है जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, आपका पॉलिटी है, ठीक है, साइंस है, उस सब का रिवीजन कर सकते हैं, इकोनॉमी है। बाकी आपको अगर किसी स्पेशल टॉपिक का रिवीजन चाहते हैं, उसके ऊपर वीडियो चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैक्सिमम लोग अगर कमेंट करते हैं तो फिर हम उस पर जो है एक जो है आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। पीडीएफ की जहाँ तक की बात है तो आप टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको पीडीएफ अवेलेबल कर दिया जाएगा। अभी तक जो भी हम लोग टेस्ट किए हैं सारा पीडीएफ आपको अवेलेबल वहाँ पे कराया गया है। ठीक है, और जल्द ही आपको एक करेंट अफेयर के लिए ही, करेंट अफेयर का एक MCQ प्रैक्टिस हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो हमारा टारगेट रहेगा कि आपका एक दिन में जो है 15 से 20 प्रश्न करेंट अफेयर का भी डेली लेकर आते जाएं। तो करेंट अफेयर चूंकि आप कोई भी सब एग्जाम लिख रहे हैं, चाहे आर ही लिखना है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर जो है आपके एग्जाम में निभाएगा। करेंट अफेयर का रोल काफ़ी अहम हो जाएगा, तो उसको भी करेंगे। बाकी आप करेंट अफेयर अभी हाल फिलहाल के लिए पढ़ना चाहते हैं तो एक करेंट अफेयर का यहाँ पे वीडियो अपलोड है, जो घटना चक्र का वार्षिकी मैगजीन है उसको पूरा अच्छे से कंप्लीट कराया गया है, तो आप जाके देख सकते हैं। चलिए, तो एक एक करके हम लोग प्रश्न करते हैं। और आज ये टेस्ट आपको सुबह में नहीं मिल पाया, तो आज ये टेस्ट जो है आपको ये शाम में बन पा रहा है कुछ कारणवश। बाकी टेस्ट आपको जो है एक टाइम में जैसे दिया जाता है वैसे आपको दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये कंटेंट जो है लोगों के पास पहुंच जाए। ठीक है, काफ़ी लोग जो है अच्छे कंटेंट क्वालिटी के अभाव में जो है काफ़ी मेहनत करने के बाद भी एग्जाम से वंचित रह जाते हैं, तो ऐसे में जो है आप सभी का एक प्रयास होना चाहिए। चलिए, तो एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की तथा इसे अपना राजधानी भी बनाया? बिंबिसार है, अजातशत्रु, उदयन या अशोक? तो आसान सा प्रश्न, आप आंसर कर लिए होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उदयन। ठीक है, ये उदयन जो है आपका क्या था? हरेक वंश का शासक था। हरेक वंश की बात करें तो उसके संस्थापक कौन थे? ये आपको बिंबिसार थे। ठीक है,
बिंबिसार हुए, और इसके बाद इसके नेक्स्ट जो है अजातशत्रु हुए। और अजातशत्रु के समय ही आपको पता है कि बौद्ध सम्मेलन फर्स्ट हुआ था। ठीक है, इसके बाद ये आपको उदयन आए, और उदयन ही जो है ये पाटलिपुत्र नामक जो है शहर का स्थापना किए, और इसका अपना राजधानी भी बनाए। तो ये महाजनपद से एक जो है आपका प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए। तो अभी हम लोग हिस्ट्री का प्रश्न देख रहे हैं। आदमगढ़ और बगौर नामक पूरा स्थल के संदर्भ में बताना है कौन सा सही है। ये दोनों जो है पूरा पाषाण कालीन स्थल है। ये दोनों क्रमशः मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण भी मिले हैं। तो ये आपका जो है प्रश्न है, आंसर करें इसका। इसमें आपको सही बताना है केवल। ठीक है, चलिए आप लोग आंसर इसका कर लिए होंगे। तो अच्छा प्रश्न था ये। देखिए, पहला स्टेटमेंट दिया है कि दोनों जो है पूरा पाषाण कालीन स्थल था। स्टोन एज को देखेंगे तो तीन भागों में बांटा गया आपको। एक तो आपको पूरा पाषाण काल हो गया। ठीक है, तो पुराना पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि ये पूरा पाषाण कालीन स्थल था। ये पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। ये जो आदमगढ़ और बगौर है ये मध्य पाषाण काल का स्थल था। दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश, तो देखेंगे आप तो आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश में ही पड़ता है, और आपका बगौर जो है राजस्थान में पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। ठीक है, तो ये जो है स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। देखिए, हड्डी का उपकरण वगैरह का बात करेंगे तो ऐसे तो बहुत जगह साक्ष्य मिला है। ठीक है, बिहार वगैरह में देखेंगे तो हड्डी का उपकरण बहुत सारा चिरांद वगैरह में देखने को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल दो सही है। तो इससे में आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल दो। अगला देखिए प्रश्न, चोल साम्राज्य के संदर्भ में पूछा है, और सही सुमेलित कौन सा नहीं है ये बताना है। ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। चोल साम्राज्य का स्थापक कौन था, विजयालय। मालदीव द्वीप समूह का विजय कौन किया था, आदित्य प्रथम। चीन में दूत मंडल किसके द्वारा भेजा गया था, राजा राम। ये राजराज जो है प्रथम। गंगे कुंड चोल की उपाधि राजेंद्र प्रथम धारण किए थे। तो अब आपको आंसर करना है, इसमें कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। देखिए, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, चोल साम्राज्य का स्थापना कौन किया था, विजयालय के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, कब किया गया था आपको, 850 से लेके 857 इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो ये चीन में दूत मंडल भेजा गया था राजा राज प्रथम के द्वारा ही। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही बनता है। और ये गंगे कुंड चोल की उपाधि राजेंद्र प्रथम के द्वारा ही धारण की गई थी। ठीक, एक क्वेश्चन यहाँ पे था कि मालदीव द्वीप समूह पे विजय। ठीक है, तो मालदीव द्वीप समूह पे विजय जो है प्राप्त, ये राजराज प्रथम के द्वारा किया गया था, ना कि आदित्य प्रथम के द्वारा। तो ऐसे में स्टेटमेंट गलत बनता था। अगला देखें, ये कथन और कारण है। इसमें पहला देखेंगे तो इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। शासक बनने से पहले वह लाहौर का सूबेदार था। इसमें बताना है कौन सा आपको सही है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आंसर करें। देखिए, स्टेटमेंट आपको वैसा ही है जैसे देखिए, ए और आर दोनों सही, आर ए का सही एक्सप्लेनेशन करता है, ये आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। ये सही है लेकिन आर गलत है, ये गलत है लेकिन जो है आर आपको सही है। बाकी आजकल एग्जाम में ऑप्शन चेंज रहता है तो वहाँ पे ध्यान से करेंगे। चलिए, तो आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए, दिल्ली का अगर सल्तनत की बात करें तो इल्तुतमिश को ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बात क्या है आपको सही है। शासक बनने से पहले दिया है कि लाहौर का सूबेदार था। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये गलत हो गया। ये कहाँ का था, बदायूं का था। तो इसको ध्यान रखेंगे, शासक बनने से पहले ये कहाँ का था, बदायूं का था। तो ये जो है सही हो गया, आर गलत हो गया। तो ऐसे में ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वेद में यज्ञों के नियम और विधि विधान का संकलन किया गया है। तो ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, आप आंसर कर लिए होंगे। यज्ञों के विधि विधान के बारे में कहाँ बताया गया आपको, यजुर्वेद में। ठीक है, तो यजुर्वेद में यजु का अर्थ भी यज्ञ ही होता है। ठीक है, और इसमें भी देखेंगे तो यजुर्वेद को दो भाग में बांटा गया है, एक आपका शुक्ल यजुर्वेद और एक आपका कृष्ण यजुर्वेद। ठीक, तो ये बात ध्यान रखेंगे। और शुक्ल यजुर्वेद को जो है वाजसेनी संहिता भी कहते हैं। कभी कभी ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है।
यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण वगैरह कौन करता था? तो अधर वायु करता था। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी ऋग्वेद सबसे पुराना है, आप सभी को पता ही है, और अथर्ववेद जो है सबसे नया है। इसमें आपको जादू टोना, भूत प्रेत, ठीक है, ये सबसे रिलेटेड इसमें बातें की गई है। सामवेद में जो है इसके जो है इसमें जो है बातें किसकी की गई है, तो ये आपको जो है गायन वगैरह से रिलेटेड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट करके लिख सकते हैं कि सामवेद को जो है पढ़ने वाला, ठीक है, सामवेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले को क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट करके लिख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में प्रसिद्ध काल कोठरी की घटना हुई थी? ये देखिए, अलीवर्दी खां है, मीर जाफर, मीर कासिम है, सिराज उदौला। चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे, और सही आंसर इसका क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सिराज उदौला, ठीक है, ऐसा माना जाता है। अब इस घटना में कितनी सत्यता है, ये जो ब्लैक होल वाली ट्रेजेडी है, ये बाद की बात है, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखेंगे काल कोठरी घटना किसके समय हुआ था? सिराज उदौला के लिए हुआ, के समय हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि एक कमरे में जो है, ठीक है, 146 लोग को, 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया गया था, और इसमें दम घुटने के कारण से 123 लोग को जो है मृत्यु हो गई थी, ठीक है। बाकी इतिहास में जो है इसका जो है वर्णन सभी लोग नहीं करते हैं, ये हालवेल के द्वारा वर्णन किया गया है। उसका एक पुस्तक है आपका एलाइव द वंडर, उसी में बताया गया है कि 146 में 123 लोग मारे गए। हो सकता है अंग्रेजों लोग का ये साजिश भी रहा हो, क्योंकि और इतिहासकार इस बात को नहीं रखते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संधि के पश्चात पेशवा मराठा संगठन के वास्तविक प्रधान बन गए? पेशवा जो है मराठा संगठन के वास्तविक प्रधान कब बन गए? तो यहाँ पे देखिए सुगौली की संधि है, सुगौली पुरंदर है, बीजापुर की है, और सूरत की संधि है। पेशवा लोग वास्तविक संस्थापक कब बन गए? तो ये जो है आपको सुगौली की संधि के बाद। और आपको पता है कि पेशवाओं का वास्तविक संस्थापक कौन था? बालाजी बाजीराव, ठीक है। 1750 में जो है बालाजी बाजीराव, फिर उसके बाद देखेंगे तो राजा राम द्वितीय, ठीक है, इनके बीच क्या हुआ? सुगौली की संधि हुई, ठीक है। तो ये भी बात याद रखेंगे, सुगौली की संधि कब हुई, किसके बीच हुई? तो बाजीराव और आपको राजा राम द्वितीय के बीच, कब? 1750 में। निम्नलिखित कथनों विचार करना है, और यहाँ पे बताना है कि सही कथन कौन सा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट देख ले यहाँ पे। 1792 में मद्रास के बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। मुंडो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया था। इसमें बताना है आपको कौन सा सही कथन है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए बाकी आप ऑप्शन देख सकते हैं, केवल एक है, दो है, एक दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। देखेंगे आप ध्यान से तो पहले क्या लिखा है कि 1792 की बात है, मद्रास के 12 जिले में पहली बार कर्नल रीड के द्वारा रैयतवाड़ी लागू की गई थी व्यवस्था। देखिए अंग्रेज के समय तीन तरह का व्यवस्था था भू राजस्व के लिए, ठीक है, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और अस्थाई बंदोबस्त। तो ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। और मुंडो जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में लागू की थी, ये भी बात सही है। दोनों सही है, तो ऐसे में आंसर क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है 9। निम्नलिखित में से किस एक आयोग की सिफारिश पे ब्रिटिश सरकार ने अकाल कोष स्थापित करने के प्रयास किया? अकाल कोष बनाने का प्रयास जो है कब किया गया था? अब देखिए ब्रिटिश की नीति ऐसी थी कि भारत में समय समय पे अकाल पड़ता रहा, आर्थिक दोहन वाली नीति थी, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि एक आयोग की सिफारिश पे ब्रिटिश काल में अकाल कोष स्थापित किया गया, अकाल कोष बनाने की बात हो रही है। बहुत अच्छा प्रश्न, आंसर करें। स्टेची आयोग है, कैंपबेल है, स्मिथ आयोग है, या लायल आयोग है? आप लोग आंसर कर लिए होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्टेची आयोग, ठीक है। स्टेची आयोग जो 1880 था, यही जो है ब्रिटिश सरकार से सिफारिश किया कि एक अकाल कोष का स्थापना किया जाए, ठीक है। और ये आयोग जो था लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में गठित हुआ था, ठीक है। और इन्हीं की सिफारिश पे जो है आपको 1883 में जो है अकाल संहिता जो है निश्चित की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। ये संगम साहित्य है और उनके रचनाकार हैं, ठीक है। तो संगम साहित्य से भी एक आध प्रश्न देखने को मिलते हैं एग्जाम में, काफी हाईलाइटेड टॉपिक है ये। देखिए कुरल जो है तिरुवल्लर, तोल्किपियम जो है नकरीर, शिल्पाधिकारम जो है इंग्लो आदिगल, मणि मेखलई सातले सतनार, इसमें कौन सुमेलित नहीं है बताना है।
देखिए आंसर आप लोग कर लिए होंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये तोलकाप्पियम में काफी ही फेमस संगम साहित्य में इसका नाम आता है। और इसके रचयिता कौन थे, रचनाकार कौन थे, तोलकप्पियर थे, ना कि नकरी। तो यही आपका गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि ब्रिटिश जो है सरकार के द्वारा 1928 में पेश किए गए पब्लिक सेफ्टी बिल का उद्देश्य क्या था। भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध कानून बनाने से, कारखाने में काम करने वाले मजदूर श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा से, मजदूर किसान और अन्य श्रमजीवी वर्ग में बढ़ रहे साम्यवादी प्रभाव की समाप्ति से, प्रांतीय विधानसभाओं में भारतीयों की संख्या बढ़ाने हेतु। तो अच्छा प्रश्न है ये। जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1928 में पब्लिक सेफ्टी बिल लाया गया था। ठीक है, आप लोग आंसर कर लिए होंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मजदूर किसान और अन्य श्रमजीवी वर्ग में बढ़ रहे साम्यवादी प्रभाव की समाप्ति हेतु यह लाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 12। तभी हम लोग हिस्ट्री का प्रश्न देख रहे थे। अगला देखिए, निम्न युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। भारत में सर्वप्रथम स्थापित उद्योग है, ये मिसलेनियस में इसको काउंट कर सकते हैं, और वो स्थापित कहाँ हुआ था। लोहा इस्पात है, सूती वस्त्र है, ऊनी है और कागज है। इसमें कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। देखिए ये क्वेश्चन आपको 4 इंफॉर्मेशन देके जाएगा, इंडिविजुअल भी आपसे एक प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है। देखिए लोहा इस्पात जो है कुल्टी में, सूती जो है फोर्ट ग्लोस्टर में, और ऊनी जो है कानपुर में। ये सब क्या है आपको सही है। लेकिन जहाँ तक कागज उद्योग की बात है, ये बम्बई दिया है। कागज उद्योग सबसे पहले श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। ठीक है, 1832 में। तो ये आपको गलत हो गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। कागज उद्योग जो हो जाएगा आपका श्रीरामपुर, याद रखेंगे। और श्रीरामपुर कहाँ पड़ता है आपको, पश्चिम बंगाल में। कब, ये 1832 में। अगला प्रश्न देखेंगे, अच्छा प्रश्न है। विधि कानून और एक तरफ गवर्नर जनरल है, यानी कौन विधि कानून किन गवर्नर जनरल के समय आया, और इसको आपको सुमेलित करना है। प्रश्न आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन भी आंसर करें। देखिए नवजात कन्या हत्या कानून हो गया, नेटिव मैरिज एक्ट हो गया, दास प्रथा निषेध हो गया, और शारदा एक्ट हो गया। चलिए देखिए, बात करें अगर नवजात कन्या हत्या कानून का, तो ये किसके समय आया था, जॉन सोर के समय। तो ये का तो एक ही बन जाएगा। नेटिव मैरिज एक्ट के समय जो है गवर्नर नाथ ब्रुक, तो ये 2 बन गया। दास प्रथा का अंत जो है एलन ब्रो, बिल्कुल सही है ये भी। और शारदा एक्ट जो है इरविन के समय। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है। बी जो लोग किए हैं उनका सही है। अगला देखें, प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित समाचार पत्रों में किसने बर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था। तो भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, पायनियर या सहचर। तो बिल्कुल फैक्चुअल सा प्रश्न है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, पायनियर। ठीक है, अब ये बर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी याद रखेंगे, पूछा जाता है कब, तो ये 1878 का है। और लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है लाया गया था, ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। और इसको जो है सोम प्रकाश आपका, भारत में ही ढाका प्रकाश, सहचर, ये सब लोग जो है इसके विरुद्ध मामला दर्ज किए थे, लेकिन पायनियर जो है इसका समर्थन किया था। ठीक है, तो ये लोग सारा लोग तो अपोज कर रहे थे, लेकिन पायनियर क्या कर रहा था, इसका समर्थन कर रहा था। अगला देखिए, गुप्त साम्राज्य के किस शासक के सिक्के पे व्याघ्र प्राक्रमांक उपाधि अंकित होती है। श्रीगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त के समय ही ये, ऐसे समुद्रगुप्त के बारे में आप सभी को पता है कि काफी साम्राज्य विस्तार हुआ था। भारत का नेपोलियन भी इनको जो है कहा जाता है। और इनके सिक्के पे जो है आपको व्याघ्र जो है, प्राक्रमांक, ये सब उपाधियां जो है अंकित थी। अगला है, वैदिक काल में आमाजू शब्द प्रयुक्त होता है। किसके लिए आमाजू शब्द प्रयोग होता था, अविवाहित रहने वाली स्त्रियों के लिए, परिवार के मुखिया हेतु, विदुषी स्त्री हेतु, जो भी विदुषी स्त्री हैं, समिति के सभापति के लिए। ठीक है, आंसर करें। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अविवाहित रहने वाली स्त्रियों के लिए अमाजू शब्द जो है प्रयोग होता था। परिवार के मुखिया के लिए उस समय कौन सा शब्द यूज किया जाता था, कुलप। ठीक है, तो ये जो शब्दावली है, प्रशासनिक शब्दावली है या राजनीतिक शब्दावली है, इनसे प्रश्न बनाए जाते हैं।
विदुषी जो है स्त्री हेतु जो है शब्द यूज जो किया जाता था। और नेक्स्ट समिति के सभापति, ठीक है, समिति के सभापति के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? ईशान। अब विदिशु के लिए जो है स्पेशल कुछ शब्द शायद इस्तेमाल नहीं किया जाता था, ऐसे आगे चल के हम बता देंगे, कुछ ऐसा होगा तो मेरे को भी ध्यान में नहीं आ रहा है। अगला देखिए महाजनपद है और वर्तमान स्थिति है। इसमें पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है। आपको पता है 16 महाजनपद, और उसमें जो है कुछ महाजनपद का नाम दिया गया, तो यहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं। देखिए अंग है, वर्तमान स्थिति इसका भागलपुर है, चेदी वर्तमान बुंदेलखंड, वत्स प्रयागराज और मत्स्य पटना। इजिली आप लोग बता सकते हैं। देखिए पहला तो सही है, अंग भागलपुर आज का है, चेदी जो है बुंदेलखंड, वत्स प्रयागराज। मत्स्य ये गलत हो गया, मत्स्य महाजनपद का राजधानी विराटनगर था, और ये आपको कहाँ पड़ता है? तो जयपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र है, तो ये आपको गलत हो गया, और गलत ही यहाँ पे आपको बताना था। ठीक है, बाकी आप लोग इसमें बताएंगे। मत्स्य का राजधानी तो मैं अभी आपको बता दिया, विराटनगर। ठीक है, अंग का राजधानी चेदी, वत्स आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था? ये लीलावती जो पुस्तक है इसका फारसी में अनुवाद, देखिए आप लोग आंसर इसका कर लिए होंगे। सही आंसर क्या बन जाएगा? फैजी। फैजी के द्वारा किया गया था फारसी में। ठीक है, और लीलावती जो है भारतीय गणितज्ञ किसका था? भास्कर द्वितीय का था, और इसका रचना जो है ओरिजिनल संस्कृत में था। ठीक है, गणित और खगोल शास्त्र का एक पुराना ग्रंथ है ये, तो इसमें आपको गणित और खगोल शास्त्र के बारे में जानकारी मिलेगा, ये भी बात ध्यान रखेंगे। किसका जो है रचना है, तो ये बात दूसरा ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये किसका है? भास्कर जो है, भास्कर अगर ऑप्शन में है, भास्कर द्वितीय जो भी है, तो ये आप लोग आंसर कर लेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख से पता चलता है कि लुम्बिनी यात्रा के दौरान अशोक ने वहां भूमि कर की दर घटा दी थी? रुमनीदेई का अभिलेख है, सोहगौरा है, सारनाथ लघु स्तंभ है, या निगाली सागर अभिलेख है? देखिए सही यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, रुमनीदेई अभिलेख। ठीक है, यहाँ बात हो रहा है कि भूमि कर दर घटाने की, तो लुम्बिनी यात्रा पे ही अशोक जो वहाँ पे भूमि कर दर को जो है 1/6 जो था उससे घटा के कितना 1/8 कर दिया था। ठीक है, और ये स्तंभ देखेंगे तो बुद्ध के जन्म लुम्बिनी में होने का सूचना भी देता है। अगला प्रश्न है, तो ये अब हम लोग प्रश्न लगभग जो 19 प्रश्न यहाँ पे हिस्ट्री का देखें। प्रश्न संख्या 20 देखें, मधुमेह के रोगियों में मूत्र में निम्नलिखित में से किस अम्ल की अधिकता पाई जाती है? ऑक्जेलिक हो गया, लैक्टिक हो गया, आपका एसिटिक एसिड हो गया, पायरिन हो गया। तो सही आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, एसिटोइक एसिड अम्ल। ये आपका रंगीन द्रव होता है, और मधुमेह रोगियों में जो है ये इसका अधिकता जो है देखा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 21। तो साइंस का प्रश्न अब हम लोग देख रहे हैं। ये सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ग्लोबल साल्ट है, वाशिंग सोडा है, कास्टिक है, हाइपो है, इसको क्या करना है? सुमेलित करना है। रासायनिक नाम जो है ये जनरली तो यूज करने वाला नाम है साधारणतः, और इनका रासायनिक नाम क्या है यही आपको बताना है। चलिए इसका आंसर करें। देखिए ग्लोबल साल्ट ये सोडियम सल्फेट को बोलते हैं, तो 1 का तो 2 बन जाएगा। वाशिंग सोडा की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, 2 का 1। कास्टिक सोडा ये जो हो जाएगा आपका सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, और हाइपो जो है ये सोडियम थायोसल्फेट। 3 हो गया, 2 1 4 3, और 2 1 4 3 तो ऑप्शन नंबर सी में है। अगला देखिए, पूछा है कि काला जो है जार रोग संबंध में सही बताना है। ये जीवाणु से फैलता है, इसका वाहक बालू मक्खी है। आंसर करें इसका। देखिए पहला यहाँ पे क्लियरली गलती हो गई, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। ये जो है काला जर जीवाणु से नहीं प्रोटोजोआ से फैलता है। ठीक है, और ये बालू मक्खी से होता है, बिल्कुल बात सही है। इसमें तेज बुखार वगैरह देखने को आपको मिलता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे केवल बी सही पूछा गया था। तो निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? एंजाइम है, न्यूक्लिक अम्ल है, पोटेशियम है। अब एंजाइम क्या होता है आपका? जैव उत्प्रेरक होता है क्या? न्यूक्लिक अम्ल क्रोमेटिन जाल का निर्माण करता है। पोटेशियम शरीर में विद्युत अपघटन संतुलन बनाए रखता है। तो इसका आंसर करना है, आंसर करें। देखिए एंजाइम जो है जैव उत्प्रेरक का काम करता है, बात सही है। ठीक है, ये बायो कैटलिस्ट का काम करता है एंजाइम।
और न्यूक्लिक अम्ल बिल्कुल सही है, क्रोमेटिन जाल का निर्माण। पोटेशियम शरीर में विद्युत अपघटय का संतुलन भी ये बनाए रखता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह ये काम करता है, बैलेंस बनाए रखता है। तो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। अगला देखिए, पादप रोग है और एक तरफ पादप है। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्लांट डिजीज कौन से प्लांट में होता है? ग्रीन ईयर है, टिक्का है, खैरा है, डाइवेक है, ठीक है। देखिए ग्रीन ईयर जो है ये कौन से फसल में? तो बाजरा में, तो एक अचार। टिक्का जो है ये आपको मूंगफली में। खैरा की बात करेंगे तो ये आपको धान में। और डाइबेक ये जो है नींबू में। तो 4-1, 3-2, और ये ऑप्शन नंबर ए में ही आपको विजुअल है। देखते हैं प्रश्न संख्या 25। तभी हम लोग साइंस का प्रश्न देख रहे हैं। अब देखिए अगला प्रश्न ये आपका राज्य व्यवस्था से है। कौन सा सही सुमेलित है इसमें ये बताना है, ठीक है। आपको पता है संविधान में 22 भाग हैं और सब क्लॉज ऐड कर देंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें दिया है कि ये भाग जो है आपका संविधान का भाग 18 हो गया ये, ठीक है। भाग 16 हो गया, भाग 17 हो गया और भाग 15 हो गया। आप लोग इजीली इसमें आंसर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए भाग 15 में यहाँ पे देखेंगे तो क्या लिखा है? नागरिकता। और भाग 15 आपको नागरिकता के बारे में नहीं है, तो भाग 2 में लिखा हुआ है। तो भाग 15 में है क्या? निर्वाचन है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया क्लियरली। देखिए भाग 17 में जो है कुछ वर्गों से संबंध, विशेष उपबंध, बिल्कुल गलती है, ये राजभाषा से रिलेटेड है। भाग जो है 16, भाग 16 जो है ये कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया गया है इसमें, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। संविधान का भाग जो है 18, भाग 18 में देंगे तो आपात उपबंध दिया गया है, ये पहला ही सही था। अगला प्रश्न है, विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? यह एक केंद्र का विषय है, राज्य का है, यह समर्ती का है, या इनमें से किसी भी सूची में इसको नहीं रखा गया है? चलिए आप लोग आंसर कर लेंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची का विषय है। देखेंगे तो अनुसूची 7 के तहत जो है विधायी विषय में 3 सूची आपको बनाया गया है। एक आपको संघ सूची हो गया, एक राज्य हो गया, एक समवर्ती हो गया, और इसमें बहुत सारा सब्जेक्ट रखा गया है। विवाह हो गया, विवाह विच्छेद, गोद लेना वगैरह सारा समवर्ती सूची का विषय है। अगला आपको सुमेलित करना है, ये अनुच्छेद है और एक तरफ जो है ये किससे रिलेटेड बातें हैं। अनुच्छेद 148 हो गया, 75 का एक, 76, 131, ठीक है। तभी हम लोग जितना टेस्ट कर रहे हैं बहुत सारा प्रश्न किए हैं, तो ऐसे में ये सब आपको याद भी हो जाना चाहिए, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 148 ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से है। अनुच्छेद 75 का एक, ये केंद्रीय मंत्री को नियुक्ति को लेके है, तो ऐसे में ऑप्शन 4 हो जाएगा। अनुच्छेद 76 को देखें तो ये भारत के महान्यायवादी से रिलेटेड है। और अनुच्छेद 131 ये सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार के बारे में बताता है। तो 1-4-3-2 और 1-4-3-2 जो है ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न करें, इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना। एक तरफ राज्य और लोकसभा का स्थान है, बिल्कुल ये फैक्चुअल सा प्रश्न है। देखिए पश्चिम बंगाल में 42 दे रहा है, पंजाब 13, असम 15 और आंध्र प्रदेश 25। देखिए पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा का सीट है, बिल्कुल सही है। बात करें पंजाब की तो यहाँ पे 13, ये भी सही है। असम में जो है 15 सीट, यही क्या हो गया? गलत हो गया। असम में कितना है? तो आपका 14 सीट है, ठीक है। बाकी ये सही है, आंध्र प्रदेश में 25। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29। भारत का संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार प्रदान करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, देश के किसी भाग में आपातकालीन की स्थिति लागू करने का, ठीक है। तो ये आप ऑप्शन देख सकते हैं और अच्छा प्रश्न है, आंसर करें इसका। देखिए भारत का संविधान राष्ट्रपति को क्या क्या पावर देता है, आप सभी को पता ही है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का पावर बिल्कुल है, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति ही होता है, देश में किसी भाग में आपात स्थिति लागू करने का बात इसी के साथ है, राज्य के मुख्यमंत्री का नियुक्ति ये नहीं करता है, आप सभी को पता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा जो है की जाती है, तो ये आपको गलत हो गया।
चलिए, तो बाकी इसमें सही कौन सा हुआ, 1, 2, 4 और 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर बी में है। आंध्र प्रदेश का मंगमपेट किस खनिज के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? अब ये आपका ज्योग्राफी का प्रश्न हुआ। जास्ता, सोना, पाइराइट्स या अब्रक? देखिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पाइराइट। पाइराइट जो है आपका वेरियम सल्फेट का ही खनिज के रूप में है, और आंध्र प्रदेश के जो है कुडप्पा जिले में, ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है। पूछा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ खनन केंद्र है और एक तरफ खनिज है, ठीक है, आंसर करें इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। चिहू अहुआ, चांदी, कटंगा तांबा, पिलबरा सोना, काइनी पठार टीन? सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, ठीक। पिलबरा जो है ये सोना के लिए नहीं, तो ये आपको लौह अयस्क के लिए, ठीक है, ये जो है आपको लौह अयस्क के लिए फेमस है। बाकी देखेंगे तो चीहू अहुआ जो है ये चांदी के लिए है, और ये मैक्सिको में पड़ता है आपको। कटंगा जो है ये जायर तांबा सही था, और कायनी पठार ये जो है म्यांमार में टीन के लिए था, तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक। ये पिलबरा जो है ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये भी सुमेलित करना है आपको, एक तरफ स्थानीय पवन है और एक तरफ क्षेत्र है। इन देखिए पवन को क्षेत्र के हिसाब से एक नाम दिया गया स्पेशल, तो वही प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। देखिए आंसर कीजिए आप लोग, काराबुरान है, टेम्पोरल है, लेवेंटर है, सेंटा एना है? चलिए देखिए, काराबुरान की बात करेंगे तो ये मध्य एशिया में है। टेम्पोरल की बात करेंगे तो ये मध्य अमेरिका। लेवेंटर जो हो जाएगा आपका स्पेन, और सेंटा एना ये जो हो जाएगा आपका कैलिफोर्निया। 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला देखते हैं प्रश्न। देखिए प्रश्न संख्या 33, तो ये ज्योग्राफी का प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जलोढ़ मिट्टी यानी जलोढ़ मैदान का उदाहरण नहीं है? जलोढ़ मैदान का कौन उदाहरण नहीं है? उत्तरी चीन का मैदान, नील नदी का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र, मिसिसिपी का मैदान? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको पता है कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जो है, मैदान का निर्माण किससे होता है? तो नदी जो अपने साथ जो है अवसाद वगैरह लेके जाता है, कंकड़ पत्थर कीचड़ बालू जो भी है, उसी के द्वारा जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। कौन उदाहरण नहीं है ये बताना है। देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान बिल्कुल ही सही हो जाएगा, नील नदी का मैदान हो गया आपका, मिसिसिपी, ये सब जो है जलोढ़ मिट्टी का ही है, ठीक है। इसमें जो है पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ क्षोभ मंडल है, समताप है, मध्य है, आयन मंडल है, ठीक है, ये आप बना सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। प्रश्न संख्या आपका 34, ठीक है। देखिए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल, अब इससे बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो ये आपको टॉपिक अच्छे से देख ही लेना होगा, ठीक है। देखिए वायुमंडल में क्या, ये विभिन्न परत है, ठीक है, ये आपका अर्थ हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला है यहाँ पे क्षोभ मंडल। चलिए आप आंसर कर लीजिए इसका। ये ओजोन जो है आपको, ओजोन परत 21 मंडल में आता है आपका, समताप मंडल में, तो बी का तो आपका क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप सभी को दिख नहीं रहा होगा, और ऑप्शन विजिबल होगा, आंसर कर सकते हैं आप लोग। तो देखिए समताप मंडल जो हो गया ओजोन परत हो गया, यानी बी का 3 बना, और बी का 3 जो है आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में भी दिख रहा है और डी में भी दिख रहा है। अब आगे देखते हैं, क्षोभ मंडल की बात करेंगे तो ये मौसम गतिविधि इसी में होता है, तो ए का तो 1 बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बन जाएगा यहाँ से उत्तर। मध्य मंडल में देखेंगे तो ये तापमान में गिरावट वगैरह के बारे में, और आयन मंडल में रेडियो तरंग का परिवर्तन, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, ये पूछा गया है। दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़ी नदी मेकांग है। मेकांग का डेल्टा जो है दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। देखिए
ये दक्षिण पूर्व एशिया में बताया है कि सबसे बड़ी नदी मेकांग है। चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे, ये बात क्या है, सही है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। मेकांग का डेल्टा बता रहा है, जहाँ नदी जो है समुद्र में मिलने वाली होती है, तो उससे पहले जो डेल्टा बनाती है दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपको, सही नहीं है। ठीक है, तो ये दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, मेकांग को, ये भी बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, और देखेंगे तो ये आपका म्यांमार हो गया, लाओस, चीन से सबसे पहले निकलते हो म्यांमार, फिर लाओस, थाईलैंड। ठीक है, कंबोडिया, ये सब सीमा बनाते हुए जो है आपको दक्षिणी चीन सागर में, ठीक है, वियतनाम में जाके आपको वियतनाम के दक्षिण में डेल्टा बनाती है, तो ये कंबोडिया के दक्षिण में नहीं होगा। तो ऐसे में ये गलत हो गया था, और गलत हो गया तो केवल एक इसका आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, नगर उद्योग दिया गया है, तो ये सुमेलित करना है। ये फैक्चुअल सा बिल्कुल प्रश्न है, यदि आपको आता है तो करेंगे, नहीं तो बिल्कुल इसमें कुछ दिमाग नहीं लगा सकते आप। ब्रेडफोर्ड, ठीक है, ये नगर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, हैम्बर्ग है, सिएटल है, ओटावा है। चलिए आंसर कर लिए होंगे आप लोग। ब्रेडफोर्ड जो है ऊनी वस्त्र के लिए, तो ये का एक बनेगा। हैम्बर्ग की बात करें तो ये जलयान, सिएटल जो है आपको ये वायुयान, और ओटावा जो है कागज। तो ऐसे में ऑप्शन क्या बन जाएगा, 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 37। ये राष्ट्रीय उद्यान है और राज्य है, ये भी सुमेलित करना है। बिल्कुल फैक्चुअल प्रश्न है ये। बेटला राष्ट्रीय उद्यान है, बुक्सा है, गुंडी है, होमिस है। देखिए बेटला जो है कहाँ पे हो जाएगा आपको, झारखंड में, तो ये का जो है बनेगा 3। बुक्सा जो हो जाएगा ये पश्चिम बंगाल में, तो ये एक हो गया। गुंडी की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु में। हेमिस की बात करेंगे तो ये जम्मू और कश्मीर में। 3 1 2 4, और 3 1 2 4 तो ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है। जापान के निम्नलिखित द्वीपों का उनके क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में लगाना है, ध्यान देंगे। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे आपको सजाना है। होन्सू है, ओकांडा है, क्यूश है और शिकोकू है। आपको पता होना चाहिए कि इन सब में सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो आप सीक्वेंस लगा सकते हैं। देखिए होन्सू जो है इसमें सबसे बड़ा, तो देखिए होन्सू यहाँ पे दिख रहा है और होन्सू यहाँ पे भी दिख रहा है। इसके बाद देखेंगे तो सबसे छोटा इसमें शिकोकू, तो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, शिकोकू, क्यूश, हॉकलैंड और होन्सू। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 39। देश है और उनके अधीन क्षेत्र है। स्पेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और डेनमार्क। तो आंसर करें इसको। देखिए स्पेन की बात करें तो इसके अधीन क्षेत्र है मार्टिनिक, ये का 3 बनेगा। ऑस्ट्रेलिया के अधीन जो है क्रिसमस द्वीप हो गया। फ्रांस के अधीन देखेंगे तो ये संता क्रूज हो गया। डेनमार्क के अधीन देखेंगे तो ग्रीनलैंड। तो यहाँ पे देखेंगे 3 4 2 1, और 3 4 2 1 आपको ऑप्शन नंबर डी में। मकर रेखा नहीं गुजरती है, तो एक मैप का छोटा सा प्रश्न है ये। ठीक है, आपको पता ही है, ये बार बार हम लोग प्रश्न किए हैं। ठीक है, ये आपका पृथ्वी का नमूना हो गया, ये 0 डिग्री लाइन हो गया भूमध्य रेखा। ये आपको 23.5 डिग्री जो है नॉर्थ वाला, ठीक है, कर्क रेखा हो गया। ये आपको जो है 23.5 डिग्री साउथ वाला, ठीक है, ये मकर रेखा हो गया। अब मकर रेखा कौन कौन से देश से होकर गुजरती है आपको बात पता होना चाहिए। या भूमध्य रेखा हो गया, या कर्क रेखा। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर आपका क्या बन जाएगा। अब बहुत एक्सप्लेन करके इसको हम मैप के माध्यम से आप सभी को बताए भी हैं। इसका आंसर इसमें देखेंगे तो मकर रेखा टोटल 10 देश से गुजरता है, इसमें बोलीविया नहीं आता है, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। ठीक है, इसमें आपको बन जाएगा चिली, नामीबिया, साउथ अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, पराग्वे, बोत्सवाना हो गया, मोजाम्बिक, अर्जेंटीना, ये सब बन जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 41। अफ्रीका के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित बंदरगाह है डरबन, केप टाउन, अलेक्जेंड्रिया या मोम्बासा। ये भूमध्य सागरीय तट पे पूछा जा रहा है। आंसर आप लोग कर लिए होंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंड्रिया। अगला देखते हैं, गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिक समुच्चय आवश्यक है। कौन सा कंडीशन जो है जिम्मेदार है गेहूं का अच्छा खेती के लिए। निम्न ताप होना चाहिए, निम्न वर्षा, उच्च ताप या मध्यम वर्षा, मध्यम ताप, मध्यम वर्षा, उच्च ताप या भारी वर्षा।
देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मध्यम ताप चाहिए और वर्षा भी मध्यम चाहिए। ठीक है, अगर गेहूं की दृष्टि से बात करेंगे, ठीक है, तो ये कंडीशन चाहिए, बारिश लगभग जो है मान के चले तो 50 से जो है 100 सेंटीमीटर के बीच हो वहाँ पे, और टेम्परेचर जो है 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक हो, तो इसमें जो है ये क्रॉप जो है अच्छा पनपता है। अगला देखिए फसल और क्षेत्र है, रबर है, कहवा है, जैतून है, गन्ना है। तो रबर जो है किस क्षेत्र में, तो रबर जो है आपको आंसर आप लोग कर लिए होंगे, ये क्वेश्चन तो हम लोग ऑलरेडी एक बार किए थे। रबर कहाँ पे, मलेशिया, तो एक आचार। कहवा कॉफ़ी की बात करेंगे तो ये इसमें कोलंबिया। जैतून देखेंगे तो ये इटली। और गन्ना, गन्ना कहाँ पे इसमें, मॉरिशस। 4123, 4123, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, ये पूछा है कि कौन सुमेलित नहीं है, कोयला क्षेत्र है और देश है। डोनेट्स है, कुजनेट्स है, लंकासायर है, शार है। देखिए यहाँ पे डोनेट्स कोयला क्षेत्र जो है आपको पता है कि यूक्रेन में है, और ये यहाँ पे पोलैंड दिख रहा है, तो पहला ही आपको गलत हो गया, बाकी आपको देखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि इसमें गलत ही ढूंढना था। तो आंसर आपका बन गया, बाकी सब सही है। ये लंकासायर यूके हो गया, सार जर्मनी हो गया, कुजेनटस्क रूस। निम्न में से कौन सी भैंस की एक प्रजाति नहीं है, भदवारी है, मेवाती, सुरती, नीली रावी। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मेवाती। ठीक है, ये भदवारी हो गया आपका, नीली रावी, सुरती हो गया, महसणा, जफराबादी, मुर्रा, नागपुरी। ठीक है, ये सब भैंस की प्रजाति है। ये मेवाती जो है ये किसकी, गाय की प्रजाति है। ठीक, ये ध्यान रखेंगे, ये किसकी प्रजाति है, मेवाती गाय की। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 46। दीपावली घोषणा पत्र के संबंध में असत्य कथन बताना है, लॉर्ड इरविन द्वारा जारी किया गया था। इस संबंध में भारतीय त्योहारों के आयोजकों को कर मुक्त करना था। देखिए सही आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर आपका जो है बी, क्योंकि यहाँ पे सही बताना था, लॉर्ड इरविन के द्वारा जारी किया गया था दीपावली घोषणा। ठीक है, तो ये तो बात सही है, लॉर्ड इरविन के द्वारा ही जारी किया गया था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या बताना है आपको, गलत कथन बताना है। ठीक है, दूसरा दिया है कि इसका संबंध भारतीय त्योहारों के आयोजन को कर मुक्त करना था। तो ये जो है इसका संबंध भारत के डोमिनियन स्टेटस प्रदान करने से था, ना कि त्योहारों से था। ये गलती हो गया, गलत पूछा था तो ऑप्शन बी ही करेंगे। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ स्थापत्य और स्थान है, जहाज महल है, अटाला मस्जिद है, जमात ए खाना है, कुवल उल इस्लाम है। देखिए तो कौन सा सुमेलित नहीं है, जहाज महल, ये मांडा, अटाला मस्जिद जौनपुर, जमात ए खाना, जमात ए खाना जो है गुलबर्ग नहीं, ये दिल्ली में स्थित है, तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ठीक है, बाकी कुबल उल इस्माल इस्लाम जो है ये आपको दिल्ली में हो जाएगा, ये सही है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय उत्पाद घरेलू उत्पाद से कम होगा। अब यहाँ से थोड़ा सा आपका इकोनॉमी का प्रश्न है। तो राष्ट्रीय उत्पाद घरेलू उत्पाद से कब कम होगा, जब विदेशी शुद्ध कारक आय ऋणात्मक हो जाएगा, विदेशी शुद्ध कारक आय धनात्मक हो जाएगा, शुद्ध विदेशी शुद्ध कारक आय घरेलू उत्पाद के बराबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये बिल्कुल एक समझ के ऊपर बेस्ड आपका प्रश्न है, आंसर करें इसका, अच्छा प्रश्न है। देखिए राष्ट्रीय उत्पाद अगर देखेंगे, ठीक है, बात करें हम राष्ट्रीय उत्पाद का, ठीक है, तो ये जो है घरेलू उत्पाद प्लस माइनस कर सकते हैं विदेशों से शुद्ध कारक आय, विदेशों से जो भी आय होता है शुद्ध कारक आय, ये आप सभी को पता ही होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, विदेशों से शुद्ध कारक आय अगर ऋणात्मक हो गया, अगर ये ऋणात्मक हो जाएगा यानी निगेटिव बन जाएगा, ठीक है, तो निगेटिव बन जाएगा तो इधर राइट साइड क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, क्वांटिटी कम हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर विदेशी आय जो है अगर पॉजिटिव हो जाए, तब ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन उल्टा हो जाएगा। तो राष्ट्रीय उत्पाद मान लीजिए घरेलू उत्पाद से कम होगा जब विदेशी शुद्ध कारक आय क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। एक छोटा सा मैथमेटिक्स था यहाँ पे।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी हस्तांतरण की विधियां है? संयुक्त उद्यम है, लाइसेंसिंग है, फ्रेंचाइजी है, टर्निक जो है कार्टेक्ट है। नीचे दिए गए कोड के माध्यम से बताना है। तकनीकी हस्तांतरण, ठीक है। देखिए, तो संयुक्त उद्यम हो गया या लाइसेंसिंग हो गया, फ्रेंचाइजिंग हो गया, ये सब तकनीकी हस्तांतरण की विधि आई हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बन जाएगा? आपका डी बन जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 50। दांतों का इनेमल बनने और दांतों तथा हड्डियों की सुरक्षा हेतु क्या आवश्यक है? ठीक है, हड्डियों की सुरक्षा सल्फर है, फ्लोरीन है, मैग्नीशियम है, लोहा है। ठीक है, ये कौन सा प्रश्न आ गया? 27। ये 49 के बाद 50 आना चाहिए, ठीक है। इस सीक्वेंस गड़बड़ है क्या यहाँ पे? ठीक है, कोई नहीं, ये नंबरिंग गलती कर दिया गया है, बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 51 सही है वहाँ पे, इसको प्रश्न संख्या 50 है आपका, ठीक है। दांतों का इनामल बनना और दांतों का हड्डियों के लिए आपको पता है क्या जरूरत होता है? तो आपको फ्लोरीन, ठीक है। और फ्लोरीन हमको सूक्ष्म मात्रा में ही चाहिए होता है। अगर इसका मात्रा आप ज़्यादा बढ़ा देंगे तब भी आपका दांत क्या होगा? कमज़ोर होने लगेगा। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 51। ये साइंस का प्रश्न है आपका। एक तरफ पदार्थ है और इनका उपयोग है, और यहाँ पे सुमेलित करना है। देखिए, क्यूनिन है आपका, रेस्फ्रिन है, मार्फिन है, एट्रोफिन है, इनका उपयोग कहाँ करते हैं? चलिए, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। क्यूनिन जो है ये आपका मलेरिया रोग के उपचार के लिए किया जाता है, तो ये का 3 हो जाएगा। रेस्प्रीन की बात करेंगे, ये रक्तचाप को कम करना। मार्फिन की बात करें तो ये जो है दर्द निवारक होता है। और एट्रोफिन ये जो है तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है। तो ऐसे में 4 हो जाएगा। 3 2 1 4, 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? एक तरफ रोग है और एक तरफ इनका कारक है। कोड़, खसरा, पायरिया, एथलीट। तो ये सही सुमेलित है, ये बताना है। तो ये आसान सा प्रश्न है आपके लिए। देखिए, कोड तो आपका बैक्टीरिया, ये आपको पहला विषाणु लिखा हुआ है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, जीवाणु से होता है। खासरा की बात करें तो ये जो है विषाणु से होता है, तो ये भी गलत हो गया। पायरिया की बात करें तो ये जो है प्रोटोजोआ से सही है। एथलीट फुट, ये जो है कवक, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर बन गया। इसमें से सही कथन बताना है। डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली गैस नाइट्रेट डाइऑक्साइड है। अक्रिय गैस अत्यधिक क्रियाशील होती है। इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए, पहला पूछा है कि डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है, जबकि हम लोग उपयोग क्या करते हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, डॉक्टर लोग उपयोग करते हैं। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। अक्रिय गैस अत्यधिक क्रियाशील होती है, अब ये भी स्टेटमेंट क्लियर गलत हो गया। अक्रिय गैस बिल्कुल ही निष्क्रिय होती है, इसलिए नाम ही इसका अक्रिय गैस पड़ा है, ये भी गलत हो जाएगा। तो दोनों गलत, तो इसमें सही पूछा गया था, तो ना तो एक ना ही दो हो जाएगा। लसिका कोशिका क्या होती है? श्वेत रक्त कणिकाएं, इनका निर्माण तिल्ली में होता है। लाल रक्त कणिकाएं हैं, या दोनों? लसिका कोशिका का बात हुआ है लिम्फ सेल का। तो देखिए, ये जो है आपको श्वेत रक्त कणिकाएं और इनका निर्माण तिल्ली में होता है, बात सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये और बी दोनों, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 55। देखिए, सतलज नदी किस दर्रे के सहारे भारत में प्रवेश करती है? काराकोरम है, उजिल है, सिपकिल्ला है, या रोहतांग है? बिल्कुल ही फैक्चुअल सा प्रश्न है, आंसर आप लोग कर लिए होंगे। ये कौन हो जाएगा? सिपकिल्ला दर्रा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जास्कर श्रेणी में स्थित है, और यहीं से आपको सतलज नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। तो सिपकिल्ला दर्रा कहाँ है? हिमाचल में, ये भी बात ध्यान रखेंगे। निम्न पहाड़ियों का वोलिकोंडा समूह किसका एक संरचनात्मक हिस्सा है?
नीलगिरी है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, इलायची पहाड़ी है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे पूर्वी घाट। ठीक है, लोकेशन यहाँ पूछा गया था, निम्न पहाड़ियों का बोलीगुंडा समूह। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 57। झील है और जिला है, इसको सुमेलित करना है। औंधी ताल है, करेला, बरुआ या दरबन झील। ये भी फैक्चुअल बिल्कुल प्रश्न है और इसको यूपी स्पेशल भी आप बोल सकते हैं। औंधी ताल कहाँ पे? उड़ीसा, बनारसी में, सॉरी बनारसी में। करेला की बात करें तो ये लखनऊ। बरुआ जो है ये झांसी। दरवल जो है ये अंबेडकर नगर। 2143 और 2143 जो है ऑप्शन नंबर 2143 बन रहा है यहाँ पे। 2143 ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, कुछ मिस्टेक है क्या यहाँ पे? ये तो सही है। औंधी ताल ये जो है आपका बनारसी में, तो ये का 2 बनेगा। करेला जो है ये लखनऊ, 2 का 1 हो गया। बरुआ सागर जो है ये झांसी में, तो ये 4 हो गया। और दरवल जो है आपको अंबेडकर नगर में है, तो सही है 2143। 2143 ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेंगे, ये 2 1 इसको 4 और इसको 3 कर ले, ऑप्शन नंबर बी कर ले। ठीक है, आगे देखें। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना किस राज्य बजट के अंतर्गत घोषित की गई थी? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछा गया है। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बजट जो है 21-22 में इसका घोषणा किया गया था। महिला और बच्चों को जो है कुपोषण की समस्या को समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। ठीक है, 100 करोड़ जो है इसमें रुपया की व्यवस्था भी की गई थी। अगला देखेंगे तो कौन सुमेलित है? उत्तर प्रदेश का कृषि निर्यात जोन है और फसल। आगरा आलू के लिए, लखनऊ आम के लिए, सहारनपुर संतरा। इसमें कौन सही है ये बताना है। देखिए यहाँ पे अब आंसर क्या बन जाएगा आपका? डी, आगरा आलू, लखनऊ आम। ठीक है, सहारनपुर संतरा नहीं, ये भी सहारनपुर आम के लिए ही। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 60। यूपी स्पेशल ये प्रश्न था आपका। गलत सुमेल है, ये भी यूपी स्पेशल में ही आपको काउंट किया जाएगा। मॉडर्न कोच फैक्ट्री है, इंडियन पॉली फाइबर्स लिमिटेड है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, टाटा मोटर्स प्लांट है। इसमें गलत सुमेलित वाला बताना है आपको। देखिए मॉडर्न कोच फैक्ट्री ये रायबरेली, इंडियन पॉली फाइबर्स लिमिटेड, ये इंडियन पॉलिश जो है फाइबर्स लिमिटेड, ये बाराबंकी में है ना कि लखनऊ, तो ये आपको गलत हो जाएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद और ये टाटा मोटर्स लखनऊ। ठीक है, सब सही है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी बन जाएगा। ये उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट, उत्तर प्रदेश में विधानसभा, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा और विधान परिषद। देखिए तो अच्छा प्रश्न है ये, आपको चारों कवर हो जाएगा एक ही बार में। इसको सुमेलित करें। देखिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं आप सभी को पता है, 80। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा यहीं पे है, तो ये 3 हो गया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की बात करेंगे 403 सीट है, ये भी पूरे भारत में सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये तो 2 ही बनेगा। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीट की बात करेंगे तो ये 31 है, तो ये 4 हो गया। विधान परिषद की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना सीट है? 100 सीट है। 3-2-4-1 और 3-2-4-1 जो है आपका ये ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान लखनऊ में अवस्थित नहीं है, ये बताना है। देखिए लखनऊ में काफ़ी संस्थान हैं, इसमें पूछा गया कौन नहीं है। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ठीक है आप लोग आंसर कर रहे होंगे, लखनऊ में ही है। बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, ये भी वहीं पे है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक यहीं पे है। राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान ये कहाँ पे है? तो ये आपको कानपुर में है। ठीक है, तो ये आपको गलत बन गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित किस संस्थान का पूर्व नाम मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक था? ये फैक्चुअल सा प्रश्न है, आंसर आप लोग कर लिए होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, भातखंडे संगीत संस्थान। ये भातखंडे संगीत संस्थान का ही पहले नाम मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक था। अच्छा, इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था आपका 1926 में। इसको भी ध्यान में रखेंगे। नाम इसका जो है 1966 में बदल के ये कर दिया गया था, भातखंडे संगीत संस्थान। कौन सा सही सुमेलित है बताना है इसमें। सोनभद्र चूना पत्थर के लिए, ललितपुर तांबा के लिए, झांसी जो है यूरेनियम के लिए। तो अच्छा प्रश्न है ये।
देखिए सोनभद्र जो है आपको चूना पत्थर के लिए सही है, ललितपुर तांबा। झांसी यूरेनियम, ये गलत हो गया। यूरेनियम के लिए उत्तर प्रदेश में ललितपुर ही है। ठीक है, तो एक और दो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 65। सल्तनत काल भू राजस्व के लगान निर्धारण कौन सी प्रणाली मुगल काल में कानकुत कहलाती थी? भू राजस्व लगान प्रणाली को मुगल काल में कानकुत कहते थे। खेत बटाई, लंकट बटाई, मुक्ताई या रास बटाई? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे मुक्ताई लिखा हुआ है। ठीक है, मुक्ताई जो है सल्तनत काल में भू राजस्व के लगान निर्धारण करने का एक मिश्रित प्रणाली था। अगला है आपको, सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका, रॉबर्ट ई पार्क। ठीक है, रॉबर्ट ई पार्क के द्वारा सीमांत आदमी इस संकल्पना का प्रतिपादन जो है उनके अपने लेख मानव का स्थान परिवर्तन और सीमांत आदमी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, स्तनियों में हृदय स्पंदन का नियमन किससे होता है? ठीक है, अच्छा प्रश्न है। रुधिर में कम CO2 की उपस्थिति में, रुधिर में थायरक्सिन की उपस्थिति में, हृदय में गति निर्धारक की उपस्थिति में, रुधिर में अधिक O2 की उपस्थिति में? देखिए सही आंसर यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है सी, हृदय में गति निर्धारक पेसमेकर की उपस्थिति, हृदय स्पंदन का नियम। सिंपल सा बात है ये। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 68। रक्त का पीएच मान घटने पे जो है ये SvO2 वियोजन वक्र विस्थापित होता है। जो शिफ्टिंग होता है SvO2 का, यहाँ पे पूछ रहा है कि रक्त में जो है पीएच मान घटने पे स्थापित होता है बाईं ओर, दाहिनी ओर, कोई परिवर्तन नहीं होता है या नकारात्मक परिवर्तन होता है। ये थोड़ा डेप्थ में प्रश्न पूछा गया है। देखिए पीएच मान अगर घटेगा, ठीक है, तो ये दाहिनी ओर शिफ्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये घटना होगा अगजी जो है आपका हीमोग्लोबिन विघटन दर बढ़ेगा। ठीक है, और ये जो है दाहिनी ओर आपका शिफ्ट हो जाएगा। DNA और RNA के बीच समानता है, अच्छा प्रश्न है। दोनों में समान पिरामिडीन होते हैं, दोनों में समान शर्करा होते हैं, दोनों गुम्फिल और न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं ये। देखिए बात की जा रही है DNA और RNA। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड के बहुलक है दोनों। अगला देखें, पौधे से प्रारंभ होने वाली खाद्य श्रृंखला जो छोटे जानवर से बड़े जानवर की होती है उसको बताना है। देखिए ये सही उत्तर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है बी। ठीक है, इसको जो है प्रिडेक्टर खाद्य श्रृंखला हम लोग बोलते हैं। फूड चेन के बारे में पूछा था सिंपल यहाँ पे। ठीक है, पौधे से प्रारंभ होगा, ठीक है, और उसके बाद खाद्य श्रृंखला जो जानवरों से बड़े जानवरों की ओर बढ़ेगा। तो पहले पौधे से स्टार्ट करना है, शाकाहारी छोटे छोटे जंतु, फिर जो है मांसाहारी बड़े बड़े जीव की ओर बढ़ेगा। ठीक है, ये खाद्य श्रृंखला जो है प्रिडेक्टर खाद्य श्रृंखला कहलाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 71। गन्ने में रेड डॉट रोग का कारक क्या होता है? ये पूछा गया है। तो देखिए गन्ने में रेड डॉट रोग का कारण क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कोलेटोट्राइकम। ठीक है, कोलेटोट्राइकम जो है फाल्टिकम यही होता है, ये कवक जनित एक रोग होता है आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखें, दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आंसर करें। तो इस समय जो है आपको ऑप्शन नंबर ए इरबिन, और ये जो पूर्ण स्वराज वाली बात की गई थी ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। निम्न पे विचार करना है, सभा है, समिति है, विदव है, गण है। इसमें कौन सा ऋग्वेद में वर्णित कविलाई परिषद है? कविलाई परिषद की बात किया जाए तो उस समय सभा, समिति, विदवगण सब आता था, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा आपका। ये वित्तीय संस्था है और इनका स्थापना है और आपको सुमेलित करना है। चलिए ऑप्शन भी आप सभी को दिख रहा होगा, आंसर करें। भारतीय जीवन बीमा निगम है,
भारतीय साधारण बीमा निगम है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, भारतीय निर्यात आयात बैंक है। देखिए सही आंसर यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, भारतीय जीवन बीमा निगम की बात करेंगे तो ये 1956, सितंबर 1956, तो ये का 3 बन जाएगा। भारतीय साधारण जो है बीमा निगम की बात करेंगे तो ये जो है 1972 में। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 1982 में। भारतीय निर्यात आयात बैंक की बात करें तो ये बन जाएगा आपका 1982 मार्च। 3142 और 3142 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, तो पहला आपका यहाँ पे था लाइफ इंश्योरेंस जो है कोऑपरेटिव ऑफ इंडिया, तो ये 1956 में बना था। जनरल इंश्योरेंस कोऑपरेटिव ऑफ इंडिया ये 1972 में बना था। ठीक है, एक्सपोर्ट जो है इंपोर्ट बैंक की बात की गई थी ये, तो ये जो है आपका मार्च 1982 में एक्सपोर्ट इंपोर्ट। और एक और था इसमें नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे, प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, 12 जुलाई 1982। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 75। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में बताना है। ठीक, ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसमें समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना स्वीकार किया गया था। बताना है इसमें कौन सा सही है। देखिए द्वितीय जो है महालनोबिस मॉडल पर ही आधारित था और इसमें समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना स्वीकार भी की गई थी। दोनों सही है तो ऑप्शन यहाँ पे सी बनेगा। अगला देखें, आप लोग आंसर करते रहें। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय देश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला धार्मिक समुदाय है, जिसकी जनसंख्या 10 की वृद्धि 2001 से 2011 में अपरिवर्तित रही थी। अब बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। सबसे पहला तो ये आपसे प्रश्न पूछा गया कि पूरे देश में धार्मिक समुदाय में बताना है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला समुदाय। दूसरा, 2001 से 2011 तक इनका जो है 10 की वृद्धि बिल्कुल अपरिवर्तित रहा है, यानी सामान्य रहा है, पहले से वही बना रहा है। ये आपका आंसर यहाँ पे कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ईसाई। ठीक है, ईसाई का देखा जाए तो भारत में जो है जनसंख्या की दृष्टि से इनको तीसरे नंबर पे काउंट कर सकते हैं। और 2001 से 11 तक जो है मात्र जो है 38 लाख का लगभग वृद्धि दिखा गया इसमें। और बात किया जाए कि 10 की वृद्धि की, ठीक है, तो ये लगभग जो है इसमें कोई परिवर्तन ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। अगर पिछले दशक की बात करें यानी 2001 से 2011 के बीच में लिंगानुपात जो है ये इनका जो है 1023 में। ठीक है, आगे देखें, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब हुआ था, तो फैक्चुअल प्रश्न है। इसका गठन कब हुआ था आपका 2000 में, 11 मई 2000 को। अगला देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत क्या है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डेप्थ में पूछा गया है, क्या बताइए 20 वर्ष या उससे अधिक के लोगों का प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो ऐसा ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। ये लगभग जो संख्या था आपका 59.29%। निम्नलिखित में से किस एक सूफी संत ने संस्कृत ग्रंथ अमृत कुंड और फारसी भाषा में वहर उल हयात नाम से अनुवाद किया। जो संस्कृत ग्रंथ था आपका अमृत कुंड, इसी का फारसी में बहर उल हयात के नाम से अनुवाद किया गया। किनके द्वारा, आप लोग आंसर कर लिए होंगे, शेख मोहम्मद गौस। अगला देखते हैं, अकबर ने अपनी किस विजय की स्मृति में बुलंद दरवाजा बनाया था, तो ये आसान सा प्रश्न है। आंसर अभी तक आप लोग कर भी लिए होंगे, ये कौन सा हो जाएगा, गुजरात विजय। ठीक है, 1572 में। ठीक है, 1572 में जो है गुजरात विजय किया गया, उसी के दौरान जो है ये आपको फतेहपुर सिकरी में आपका बुलंद दरवाजा बनाया गया। अगला पूछा गया है कि मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन एक जल सेना का प्रधान होता था। तो ये शासन प्रशासन से रिलेटेड जो टर्मोलॉजी है, जल सेना के प्रधान को मीरे बहर बोलते थे। ठीक है, याद रखेंगे। ये मीर अतीस कौन होता था आपको, तो ये शाही तोपखाना का प्रधान होता था। बात करेंगे अगर इसमें मुस्तौफी भी है, तो देखिए मुस्तौफी जो है आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। और मुसद्दी की बात करेंगे तो ये जो है बंदरगाहों के प्रशासन का देखभाल करता था। ये भी सब थोड़ा ध्यान में रखेंगे। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए
तो किसके बराबर हो जाएगा? प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को भी ऐड कर लेना है। ये सिंपल सा प्रश्न है ये, ठीक है। देखिए प्राथमिक घाटे में जो है ब्याज भुगतान को ऐड करना है, तभी क्या बन जाएगा? राजकोषीय घाटा, ठीक है। अब देखेंगे तो इसको ध्यान रखेंगे आप, जो प्राथमिक आपका घाटा होता है ये किसके बराबर होता है? राजकोषीय घाटा, ठीक है, और माइनस ब्याज अदायगी। तो अब आप प्राथमिक घाटा में जब इधर लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे तो ब्याज अदायगी ऐड हो जाएगा, तो ये राजकोषीय घाटा के ही बराबर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एसडीआर को कागजी स्वर्ण के नाम से भी जानते हैं हम लोग, पेपर गोल्ड। एसडीआर का मूल्य निर्धारण 6 मुद्राओं के आधार पर होता है। अच्छा सा प्रश्न है, आंसर इसका करें। स्पेशल जो है ड्राइंग राइट्स एसडीआर के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए एसडीआर को स्वर्ण मुद्रा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये बात क्या सही? आप बिल्कुल सही है। आईएमएफ के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय परिसंपत्ति इसको माना जाता है, ठीक है। दूसरा लिखा है कि एसडीआर में जो है 6 मुद्राएं आधार है, नहीं 5 ही हैं इसमें। एक तो अमेरिकी डॉलर है, एक जापानी येन है, ब्रिटिश पाउंड है, यूरो है और रेनी मिनवी है, तो 5 ही हैं इसमें। दूसरा आपको गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल एक आपका ऑप्शन बन जाएगा। भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संबंध में किया जाता है? भुगतान संतुलन, बहुत ही अच्छा प्रश्न, आंसर करें। बैलेंस अब जो है पेमेंट्स की बात की जा रही है, तो भुगतान संतुलन जो है आप जैसे ही आंसर पढ़ेंगे आप आंसर कर लेंगे। बजट के लिए घाटा, कर वसूली है, निर्यात आयात, निर्यात आयात के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में क्या सही है? इसका स्थापना 14 में हुआ था, 2014। मुख्यालय संघाई चीन में है। ब्रिक्स समूह के देश द्वारा स्थापित किया गया है। सभी कथन सही है, आंसर करें। देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात की जा रही है, एनडीबी की, तो स्थापना इसका 2014 में हुआ था। संघाई में मुख्यालय भी है इसका। ब्रिक्स समूह के द्वारा किया गया, सारा कथन सही है, ऑप्शन डी बन जाएगा। शिशु, किशोर और तरुण निम्नलिखित में से किस योजना से संबंधित है? बहुत ही आसान सा ये प्रश्न है, ठीक है। देखिए पीएम मुद्रा है, सुकन्या समृद्धि है, पहल योजना है, सार्वभौमिक स्वर्ण बॉन्ड है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पीएम मुद्रा योजना, ठीक है। मुद्रा योजना में 3 तरह का आपको ये कैटेगरी था, एक शिशु, किशोर और तरुण। एक और क्वेश्चन पूछा सकता है कि पीएम मुद्रा योजना कब शुरू किया गया था, तो आप आंसर क्या रखेंगे याद इसका? 2015, ठीक है। नेक्स्ट बात याद रखेंगे, ये जो शिशु है इसके अंतर्गत कितने तक की जो है ऋण देने की बात की गई थी, ठीक है, दुकानदारों की, तो शिशु के अंतर्गत जो है 50,000 तक, ठीक है। बात करेंगे अगर किशोर की, तो किशोर में जो है 50,000 से लेके और आपको 5 लाख तक। और तरुण की बात करेंगे अगर, तो इसमें 5 लाख से लेके 10 लाख तक। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 87। उत्तर प्रदेश के प्रमुख नाट्य संस्था अभिनय ज्योति कहाँ स्थित है? तो ये फैक्चुअल सा प्रश्न है। अभिनय ज्योति जो है ये कहाँ पे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बनारसी। आंसर आप लोग करते रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक लखनऊ में स्थित है? ये पूछा गया है। रानी महल संग्रहालय है, राजकीय बौद्ध संग्रहालय है, राजकीय पुरातत्विक संग्रहालय, लोक कला संग्रहालय। लखनऊ में स्थिति पूछा गया है। देखिए रानी महल संग्रहालय ये कहाँ पे है आपको? तो ये तो झांसी में है, ठीक। राजकीय बौद्ध संग्रहालय की बात करें तो ये गोरखपुर में है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय ये कहाँ पे आपको? कन्नौज में। लोक कला संग्रहालय ये आपको लखनऊ में है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कथन कारण दिया गया है, पहला स्टेटमेंट देखें। पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता पारिस्थितिकीय निकेत की विविधता पर निर्भर करती है। परितंत्र निकेत की विविधता जितना कम होगी उसमें ऊर्जा प्रवाह उतना ही अधिक होगा। कौन सा इसमें कथन सही है ये बताना है, बाकी ऑप्शन वैसे ही हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट लिखा है कि पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता पारिस्थितिकीय निकेत की विविधता पर निर्भर करती है, तो बात सही है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे लिखा है कि परितंत्र निकेत की विविधता जितना कम होगी ऊर्जा प्रवाह उतना अधिक होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपको? सही नहीं है। तो ऐसे में आंसर आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी ये सही है, लेकिन आर गलत है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना है इसमें, बताइए। एक तरफ पर्यावरण संगठन है और एक तरफ इनका मुख्यालय है, तो बिल्कुल फैक्चुअल ही है। देखिए सबसे पहले इसमें है आयुषियन
ठीक है, ये है IUCN। दूसरा UNDP है, UNEP है, UNEP साइट्स है आपका। और नेक्स्ट है ग्रीन पीस। देखिए IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर जो है कंजर्वेशन ऑफ नेचर की बात की जा रही है, और ये जो है आपको 1947 में स्थापित हुआ था, ग्लैड स्विट्जरलैंड में ही। ठीक है, तो इसका स्थापना भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, 1947। ये तो सही है। UNEP की बात किया जाए, यूनाइटेड नेशनल जो है इन्वायरमेंट प्रोग्राम का, तो ये नैरोबी में, ये बिल्कुल ये भी सही है। नैरोबी कहाँ पे है? केनिया में, और इसका स्थापना हुआ था 1972 में। नेक्स्ट देखेंगे जो है साइट्स की बात करेंगे, तो ये जिनेवा। ठीक है, ये भी क्या है आपको? सही है। द कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन जो है इंडेंजर स्पीसीज ऑफ जो है वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक, तो ये जिनेवा में है, ये बिल्कुल बात ही सही है। और ये जो है आपको कब बना था? तो ये बना था आपको 1973 में। ग्रीन पीस की बात करें अगर, तो ग्रीन पीस जो है ये 1921 में बना था। और ये जो है एमस्टर्डम, तो ये आपको गलत हो गया, यहाँ पे गलत ही ढूंढना था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय जैव मंडल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ये बिल्कुल फैक्चुअल सा प्रश्न है, ये 1986 में। ठीक है, अगला है आपको प्रश्न संख्या 92। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संगठन और एक तरफ मुख्यालय है। ठीक है, रेड क्रॉस है, ग्रीन पीस है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है। देखिए यहाँ पे सही आंसर आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए रेड क्रॉस जिनेवा में सही है। ठीक है, ये क्या पूछा गया था? कौन सा ही सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ पे एमनेस्टी इंटरनेशनल है लंदन में, कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा गया था। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है यहाँ पे पूछा गया सही सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे सभी सही सुमेलित है। ठीक है, चलिए तो इसको देखते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को देखते हैं अभी। थोड़ा सा इसका ऑप्शन में जो है डाउट बन रहा है। निम्नलिखित जो है कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रश्न को जो है हम अगले सेशन में देखते हैं, या अभी देखते हैं लास्ट में इसको। कुषाण वंशीय शासकों ने भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए आरंभ किया था। कुषाण शासक। ठीक है, दूसरा है कुजुल कटफिशिस ने सबसे पहले स्वर्ण सिक्का चलाया था। तो ये तो आसान सा प्रश्न है आपके लिए, इसमें सही ही ढूंढना है आपको। देखिए कुषाण वंशीय शासक जो है बिम कटफिशिस। ठीक है, जो कनिष्क के पिता थे, इन्हीं के द्वारा जो है भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे दिया है कि कुजुल कटफिशिस ने सर्वप्रथम, तो ये तो स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। पहला सही है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए बन जाएगा। अगला देखिए, कथन कारण है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सकल प्रजनन दर, ये टोटल फर्टिलिटी रेट जो है 2.4 है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 2001 से 2011 के बीच सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि दर्ज की गई है। ये बताना है कि कौन सा इसमें आपको सही है। देखिए अगर देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सही है कि 2011 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारत का सकल प्रजनन दर जो है ये जो है 2.4 रहा, ये बात सही है। 2011 की जनगणना में देखेंगे तो बिहार जो है 2001 से 2011 तक सर्वाधिक साक्षरता दर यहाँ पे 14.8% ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन ये इससे इसका कोई लिंकअप नहीं है, ये इसका व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऐसे में आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ए आर तो दोनों सही है, लेकिन आर ए का व्याख्या नहीं कर रहा है। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। जैन धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास करता है। इसके अनुसार संसार नित्य और शाश्वत है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें असत्य कथन आपको बताना है कौन सा गलत है। देखिए जैन धर्म में तो बताया गया है कि संसार नित्य और शाश्वत है। ठीक है, और
ईश्वर की कहीं संकल्पना ही नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है, विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है आपको सही नहीं है, ये इसमें विश्वास नहीं करता है, तो ऐसे में इसको गलत मान लेंगे। सही पूछा गया है आपसे, अच्छा असत्य पूछा गया है। ओके वेट, देखिए क्या पूछा गया, जैन धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास करता है, तो इसमें तो विश्वास ये नहीं करता है, तो ये तो गलत बन गया। ठीक है, संसार नित्य और शाश्वत है। ठीक है, तो संसार देखिए नित्य और शाश्वत, इसको नहीं माना गया है, तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, केवल एक असत्य पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, ये सही है, जैन धर्म में नित्य और शाश्वत माना गया है, यहाँ पे सत्य पूछा गया था, ऑप्शन ए ही आपका सही बनेगा। ठीक है, चलिए 96 देखते हैं। 96 में यहाँ पे दिखा है, व्यापार और माल निशान एक्ट 1958 में पारित किया गया था। इसे माल पर निशान की धोखाधड़ी के प्रयोग की रोकथाम तथा ट्रेडमार्क की बेहतर सुरक्षा और पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए लाया गया है। इसमें बताना है कौन सा आपको सही है। तो एक अच्छा प्रश्न है आपका, ये प्रश्न संख्या है 96। ठीक है, देखिए व्यापार और माल निशान एक्ट 1958 में पारित किया गया था, सही है। ठीक है, इसे माल पे निशान की धोखाधड़ी के प्रयोग की रोकथाम और ट्रेडमार्क की बेहतर सुरक्षा और पंजीकरण की सुविधा के लिए लाया गया था, ये भी सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे हो रहा है। अगला प्रश्न है, इसमें सुमेलित करना है आपको, सिंध का विलय कब किया गया, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध है, अवध का विलय है, आंसर करें। देखिए सिंध का विलय किसके समय हुआ था, एलन बेरो के समय, तो एक तो दो बनेगा। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो ब्लेजली के समय, चार हो गया। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो हेस्टिंग्स के समय, तीन। अवध का विलय कब हुआ था, तो ये डलहौजी के समय, तो एक हो गया। 2 4 3 1, 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर बी में। अगला देखते हैं, पूछा गया है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ समाचार पत्र और एक तरफ प्रकाशक है। ठीक है, तो ये जो है आसान सा प्रश्न है। देखिए लीडर जो है मदन मोहन मालवीय का, ये तो सही है। जस्टिस आपका टीएम नायर, ठीक है, तो ये भी सही। इंडिपेंडेंट गोपाल कृष्ण गोखले, इंडिपेंडेंट किसका था, मोतीलाल नेहरू का था। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, ये आपको सही बन गया, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका सी बन जाएगा। आंसर आप लोग पैरेलली करते रहे। देखिए कथन कारण दिया है, पहला है, अंग्रेजों ने भारत में बांटो और राज करो की नीति का अनुसरण किया था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को स्थिर और दीर्घजीवी रखने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता को समाप्त करना आवश्यक था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आसान सा भी प्रश्न है। ठीक है, देखिए बांटो और राज करो की नीति था, ये बात बिल्कुल सही है। और ब्रिटिश साम्राज्य को अगर स्थिर रखना था भारत में, तो हिंदू मुस्लिम मुस्लिम जो है एकता को खंडित करना भी था, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए सही। ठीक है, ए आर दोनों सही है, आर ए का सही एक्सप्लेनेशन भी करता है। अगला है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, इसमें पूछा गया है। एक तरफ किसान संगठन है और एक तरफ स्थापना वर्ष है। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में है, कृषक प्रजा पार्टी 1925 में है। कृषक प्रजा पार्टी 1925 में है, उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 में है, अवध किसान सभा 1920 में है। देखिए अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में बिल्कुल सही है। कृषक प्रजा पार्टी ये 1929 में बना था, ना कि 1925 में। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश किसान सभा की बात करेंगे तो ये 1918 सही है, अवध किसान सभा 1920 ये भी सही है। अजंता की किस गुफा को राशि चक्र गुफा कहा जाता है, तो ये 17वीं नंबर गुफा को, ये बिल्कुल फैक्चुअल था, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने का है नहीं। अगला देखिए 102, बसीन की संधि 1802 में हुई। इस संधि के तहत बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ संरक्षकता स्वीकार कर ली। देखिए बसीन की संधि जो है दिसंबर 1802 में ही हुई थी, बात ये बिल्कुल सही है। पेशवा थे बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच हुआ था, सहायक संधि था, और इसमें बाजीराव द्वितीय जो है अंग्रेजों को संरक्षित करता स्वीकार भी कर लिए थे, दोनों सही है, तो ऐसे में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 103, पूछा गया है कि कौन सही सुमेलित नहीं, एक तरफ फसल परियोजना है
और एक तरफ स्थान है। ठीक है, देखिए आंसर कीजिए इसका। पहले में DRR है, ठीक है, यानी ये आपको डायरेक्टरेट ऑफ जो है राइस रिसर्च है। फिर डायरेक्टरेट ऑफ आपका वीट रिसर्च है दूसरा में, ठीक है, DWR है ये, ठीक है, ये आपका DRR है, और ये DPR है आपका DPR, और ये है DMR। ठीक है, तो ये DMR हो गया आपका डायरेक्टरेट ऑफ जो है मेज रिसर्च हो गया, और ये पल्स के लिए हो गया। तो आप आंसर कर सकते हैं, इसमें गलत ढूंढना था। ठीक है, ये आपका पहला जो है DRR जो है ये हैदराबाद में। ठीक है, तो राइस के लिए हैदराबाद में क्या है, सही है। ये आपका दूसरा वीट के लिए, तो वीट के लिए ये आपको करनाल में है, ना कि जयपुर में है। ठीक है, तो यही आपका गलत हो गया। और पल्स के लिए अगर बात करें तो कानपुर में, ये क्या है आपका, सही है। और मक्का के लिए ये आपको नई दिल्ली में, ये भी सही है। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। बनारस में काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 में की गई थी। इसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जो है किए थे। सही कथन इसमें बताना है। देखिए, काशी विद्यापीठ जो है इसका स्थापना 1921 में हुआ था, ये बात क्या है, सही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बनारस में हुआ था ये। दूसरा, इसके संस्थापक पंडित जो है मदन मोहन मालवीय थे। इसके संस्थापक जो है आपको बाबू जो है शिव प्रसाद गुप्त थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। तो ये गलत हो गया, और सही पूछा गया है तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, केवल एक। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। ठीक है, सही है। चलिए, गोंडवाना जो है शैल समूह का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है। अधिकांश लौह धात्विक और अलौह धात्विक खनिज धारवाड़ शैल समूह में संबंधित है। इसमें असत्य कथन आपको ढूंढना है। देखिए, गोंडवाना में जो है भारत का लगभग 95% क्या होता है, कोयला देखने को मिलता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल ही सही है। अधिकांश लौह धात्विक और अलौह धात्विक खनिज धारवाड़ समूह में भी मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया, सही नहीं गलत बताना है। तो ये तो दोनों स्टेटमेंट सही हो गया, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, डी, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित करना है, ये पुस्तक है और रचनाकार है, आप इजिली बता सकते हैं। कर्पूर मंजरी, मालविनिक्रम, मुद्रा राक्षस, सौंदर्य नंद। कर्पूर मंजरी ये किसका था, तो ये राजशेखर का, तो ये का दो बनेगा। मालविनिक्रम आपको पता ही होगा, कालिदास। मुद्रा राक्षस बन जाएगा आपका विशाख दत्त। और नेक्स्ट है सौंदर्यानंद, ये जो हो जाएगा आपका अश्वघोष। 2143 और 2143 जो है ऑप्शन नंबर डी में है। अगला देखते हैं। अब देखिए, यहाँ से मैथमेटिक्स रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसको भी हम लोग हल करते हैं, आप लोग पैरेलली हल करते रहें। देखिए, एक सीरीज दिया है और इसमें ये एक्स का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, सीरीज को ध्यान से यदि आप देखेंगे तो ये सीरीज जो है डिक्रीज कर रहा है। 462 है, फिर 420 है, यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना डिक्रीज कर रहा है, तो ये -42। ठीक है, फिर यहाँ पे देखें ये कितना डिक्रीमेंट हो रहा है इसका, 420 से 380 यानी 20, और 20 40। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दो का चेंज देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें कितना डिक्रीमेंट होना चाहिए आपका, 38 होना चाहिए। ठीक है, 38 होना चाहिए, और 380 में से 38 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 342 बनेगा। अब देखिए हम लोग ये सही किए हैं कि नहीं। 342 में से आपको अब 36 माइनस करना है, क्योंकि दो और डिक्रीमेंट होगा। तो 36 करेंगे, 342 में 36, तो 12 में से 6 गया 6, और ये बन गया 0। हाँ ठीक है, 306, यानी आंसर आपका क्या बन गया यहाँ पे, 342। ठीक है, 342 ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, डिक्रीमेंट हो रहा था दो दो से। ठीक है, यानी दो दो कम होते जा रहा था। अगला देखिए, ये श्रेणी एक दिया है, इसमें बताना है अगला क्या होगा। देखिए, सबसे पहले में है IKJ NPO SUT। ठीक है, तो IKJ है। ठीक है, फिर NPO है आपका,
अच्छा, आई के जे, यानी आई के जे को आप रीराइट करके कैसे लिख सकते हैं, आई जे के लिख सकते हैं, ठीक है। एन पी ओ को आप कैसे लिख सकते हैं, तो एन ओ पी सीक्वेंस में यही होगा। एस यू टी इसको आप कैसे लिख सकते हैं, तो एस टी यू लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें रिक्त को भर देना है, अगला क्या बनेगा, तो अगला जो हो जाएगा आपका, इन सब ऑप्शन में देखें तो वी डब्ल्यू एक्स एक्स जेड वाई है, ठीक है। और एक चीज देख रहे होंगे कि इसमें +3 का हमको टर्म देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो एस टी यू में अगर अगला क्रम हम देखेंगे, एस टी यू से अगला क्रम कौन आएगा, तो एस से +3 करेंगे, एस टी यू भी एक्स, यानी अपना कौन सा होगा आंसर यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, एक्स जेड वाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखें, ये आपका ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। ये जो है तो इसके लिए ट्री डायग्राम बना दे, ये क्वेश्चन क्वेश्चन बिल्कुल आपसे सॉल्व हो जाएगा। देखिए, यदि ए बी और के का भाई है, ठीक है, ए के बारे में क्या बताया है कि बी और के का भाई है, तो यहाँ पे बी लिख देते हैं और एक के लिख देते हैं। ये दोनों का भाई कौन सा है, ए है, ठीक है। चलिए, ये किसका है, भाई है, ठीक है, और इसका भी भाई है। नेक्स्ट है, डी माँ है बी की, ठीक है, तो बी की माँ जो है कौन है, डी है, ये माँ है। नेक्स्ट है, तथा ई जो है पिता है ए का, ई पिता है ए का, यानी ए का पिता कौन है, ई है, ये पिता हो गए। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से असत्य है, गलत बताना है इसमें, गलत। ए भाई है के का, ए भाई है के का, तो ये तो आपको क्लियरली क्वेश्चन में ही मेंशन किया है कि ये भाई है के का, ठीक है, ये तो सही है, ठीक है। पहला, ए पिता है के का, ए पिता है के का, अब ये जब भाई हो गया के का तो पिता कैसे होगा, ये तो गलत हो गया क्लियरली। डी पत्नी है ई की, डी पत्नी है ई की, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि ये बी के पिता है ई और ये बी की माँ है, तो डी ई जो है, ई जो है, आप डी जो है ई की पत्नी हो जाएगी, ये तो सही हो जाएगा। ये पुत्र है ई का, ये जो है पुत्र है ई का, बिल्कुल सही है, जब ए का पिता है ई तो ई का पुत्र ही हो जाएगा, तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, यदि आज से 6 दिन बाद रविवार आता है तो, तथा आज 15 अक्टूबर है तो अगले वर्ष 1 जनवरी को क्या होगा। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन में बोला गया है वैसे लिखेंगे और ये प्रश्न हल हो जाएगा। ये बता रहा है कि आज से 6 दिन बाद रविवार आता है और सप्ताह में आपको 7 ही दिन होता है, यानी पहला दिन क्लियर हो गया कि आज का दिन क्या हो जाएगा आपको, तो आज का दिन जो हो जाएगा आपको, आज से 6 दिन बाद रविवार आता है, यानी मंडे, ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, आज से 6 दिन बाद, 1 2 3 4 5 6, 6 दिन बाद संडे आता है, तो आज क्या हो जाएगा आपको, मंडे हो जाएगा, यानी आपको ये क्या हो जाएगा, आज का दिन सोमवार हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा आज का दिन। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि 15 अक्टूबर अगर आज है मान लीजिए, यानी 15 अक्टूबर सोमवार को है, ठीक है, ये सिंपल कहना चाह रहा है, तो अगले वर्ष 1 जनवरी को क्या होगा, तो बस यहाँ से डेज काउंट कर लें और डे निकाल दें, आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब 15 अक्टूबर से हम लोग को स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, 1 जनवरी तक, ठीक है। और ये आपको पता है कि 15 अक्टूबर को सोमवार है, तो 1 जनवरी को क्या होगा यही आपको बताना है। अब देखिए, 15 अक्टूबर को देखेंगे तो 15 अक्टूबर से अक्टूबर में और 31 तक जाएंगे तो कितना डेज बचेगा आपको, 16 दिन, प्लस नवंबर कितने दिन का होता है, 30 दिन का, प्लस दिसंबर कितने दिन का, 31 दिन का, और जनवरी में 1 दिन, सबको जोड़े, 1 1 2 6 8, 3 3 6 1 7, 78 दिन आया। और डेज निकालने के लिए 7 से डिवाइड करना होगा आपको, ये करेंगे ऐसे तो 11 आ जाएगा, 11 सप्ताह बनेगा पूरा, और प्लस 1 दिन बनेगा यहाँ पे, तो 11 सप्ताह बनेगा तो सेम डे हो जाएगा आपका
11वां सप्ताह सेम डेज बनेगा और 1वां दिन यानी सोमवार का अगला दिन कौन सा हो जाएगा? मंगलवार। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको? मंगलवार, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 111। इस आकृति में जो है बताना है कि ये वाट सिंबल पे क्या आएगा। यहाँ पे देखें तो ये 2 से जो है मल्टीप्लाई किया गया है 6 में 3 बार में। ठीक है, तो 6 आया होगा। ठीक है, यहाँ पे अपने को पता करना है तो 3 को जो है 3 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 9 बनेगा। ठीक है, तो ये आपको आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हैं इसको दूसरे तरीके से, जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे 2 से यहाँ पे 40 में यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 80 आएगा। 6 से अगर यहाँ पे 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 24 आएगा। तो यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 4 है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे 3 में यदि मल्टीप्लाई करेंगे किससे कि 120 आएगा, तो 40 से करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे एक हम एज्यूम कर लेते हैं, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा नेक्स्ट डिजिट बनना चाहिए, यानी x इंटू 4 इजकल टू क्या हो गया आपका? 36। तो यहाँ पे x इजकल टू क्या बन गया आपका? 9। ठीक है, तो ऐसे भी आपका 9 आंसर बन गया। ये लॉजिक थोड़ा ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये डायरेक्शन का प्रश्न है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर, तो डायरेक्शन का प्रश्न में तो आपको डायरेक्शन बनाना ही होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पूरब, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, मान लेते हैं इसका जो है इनिशियल पॉइंट यही है। उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चला देते हैं, मान लीजिए यहाँ पहुँच गया ये 10 किलोमीटर। तब वह बाईं तरफ मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, और यहाँ से अगर बाएं मुड़ेगा तो इसका लेफ्ट यही होगा। ठीक है, और यहाँ पे 4 किलोमीटर चलता है, चलिए 4 किलोमीटर यहाँ पहुँच गया। पुनः वह दाईं और बाईं ओर मुड़ता है, फिर यहाँ से भी बाएं मुड़ना है तो बाएं नीचे होगा, और ये 13 किलोमीटर चलता है, यानी यहाँ पे कुछ पहुँच गया ये 13 हो गया। क्योंकि 10 तो यहाँ तक है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक अगर निकालेंगे आप डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा? 3। फिर दिया उस व्यक्ति एवं प्रारंभिक बिंदु के मध्य दूरी बताना है, यानी आपको दूरी कौन सा बताना है? ये बताना है। ठीक है, ये वाला आपको डिस्टेंस यहाँ पे आपको बताना है। अब देखिए ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपको ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। अब ध्यान देंगे तो ये डिस्टेंस है कितना? ये वाला डिस्टेंस है 4 किलोमीटर। ये वाला डिस्टेंस कितना है? 3 किलोमीटर। क्या एक ट्रेंगल बनता हुआ दिख रहा है? और राइट एंगल ट्रेंगल। ठीक है, जिसमें आपको हाइपोटेनियस निकालना है। बेस आपको पता है, परपेंडिकुलर आपको पता है, तो बस हाइपोटेनियस निकालने के लिए क्या करेंगे? रूट अंडर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस कितना दिया है आपको? 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया, रूट अंडर, यानी ये 25 बन गया, और 25 का कितना हो जाएगा? 5, यानी 5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। अब डायरेक्शन अगर आपसे पूछा जाता है, डायरेक्शन भी आप बता देते हैं। ये क्या है? पश्चिम दक्षिण, तो ये 5 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण यानी दक्षिण पश्चिम कर देते हैं इसको हम लोग, साउथ जो है वेस्ट। 5 किलोमीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन भी पूछता था, आप ये कर सकते थे। अगला देखिए 113 नंबर, निम्नलिखित में से शेष 3 के वर्ग में नहीं है, मतलब और यहाँ पे सिंपल आपको बताना है। तो देखिए गिटार है, बांसुरी है, सरोद है, बीना है, इसमें अलग क्या हो जाएगा? देखिए गिटार, सरोद और बीना, गिटार हो गया, सरोद हो गया और बीना, तीनों जो है ध्वनि तार इसमें लगा होता है, लेकिन बांसुरी में जो है ये ध्वनि तार वगैरह नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो। अगला क्वेश्चन देखें, किसी क्षेत्र की जनसंख्या 10 वर्ष में 15% बढ़ जाती है। 1991 में 10,000 थी, तो बताइए 2000 में। अब देखिए 1991 से 2001 तक कितना साल हो गया? 10 वर्ष हो गया। तो सिंपली है कि 10 वर्ष में 15% बढ़ जाता है, तो 10,000 का 15% बढ़ा दे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 10,000 हो गया आपका। ठीक है, और इसका 15% बढ़ाना है, तो बस 115/100 कर दें, शून्य से शून्य कैंसिल, 115 पे 00, संख्या कितना बन जाएगा आपका? 11,500, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या
15। यदि एक संख्या और उसके 50% तथा उसके 25% का औसत 210 है तो संख्या बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या बोल रहा है, यदि एक संख्या और उसके 50% तथा उसके 25% का औसत 210 है, तो आपको एज्यूम कर लेते हैं कि मान लीजिए संख्या जो x है, तो x का 50% अगर निकालेंगे आप, तो x का 50% क्या हो जाएगा आपका, तो x/2 हो जाएगा, सिंपल, x का आधा। और x का यदि आप 25% निकालेंगे तो x/4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 25% ही दिया है। देखिए x का 25% आप निकालेंगे तो x गुने 25/100। ठीक है, तो 25 का 100 तो x/4 ही आएगा। 50% निकालेंगे तो x/2 ही आ जाएगा। इस तीनों का औसत कितना दिया है आपको क्वेश्चन में, 210 दिया है। तीनों का औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कीजिए, तीनों को ऐड कर दीजिए, और इसके इक्वल कितना दिया है, 210 दिया है, 210 के इक्वल कर देंगे। बस यहाँ कैलकुलेशन है, कैलकुलेट कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ऊपर जो है 1 2 4 एलसीएम 4 हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा आपका, ये 3 का 3 रहने दीजिए, ये हो गया आपका 4x प्लस 2 दूनी 4 यानी 2x प्लस 4 से 4 यानी x इक्वल टू 210। ये डिवाइड में 3 है तो डिवाइड में 3 रहने देंगे। अब देखिए ये 4 2 6 और एक 7x, 7x/4 हो गया, और ये 3/1 लिख सकते हैं, 1/3 हो गया आपका, इक्वल टू 210। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 7x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 210 इंटू 4 इंटू 3, तो एक्स का वैल्यू क्या बन जाएगा, यहाँ से डायरेक्टली लिख देते हैं हम, एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, ये डिवाइड कर देंगे 7 से, 7 से 7 3 का 21, 0, 3 से 3 3 का 9, 90 और 9 चौका 36, 360। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, 360। कुछ नहीं, बस स्टेटमेंट पढ़ के वहाँ पे आंसर कर देना था आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित का मान क्या होगा। ठीक है, 1 1 - 2, 1 1 - 3, 1 1 - 4, ऐसे करके सीरीज बढ़ते जा रहा है, तो इसका मान आपको बताना है। देखिए अगर इसको रीराइट करेंगे आप तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर इसको रीराइट करते हैं तो 1 1 - 2 कितना आप लिख सकते हैं, 1/2। ठीक है, 1 1 - 3 यानी 3 - 1 2/3, 2/3, ये सब मल्टीप्लाई में है। अगला देखिए क्या बनेगा, 4 - 1 3/4। ऐसे सीरीज आपको बढ़ते जा रहा है, और लास्ट टर्म इसका क्या है सीरीज का, 1 1 - n। ठीक है, यानी लास्ट नंबर इसका 1/n हो गया। ठीक है, n माइनस लास्ट टर्म इसका क्या हो गया आपका, 1 - 1/n। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे इस सीरीज को, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3, यानी एक प्रीवियस टर्म से नेक्स्ट वाला कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा क्या, तो ये ऊपर वाला एक और ये लास्ट वाला टर्म बचेगा। ठीक है, तो बस आप इस सीरीज को देख के ही आंसर कर सकते थे। तो ये फर्स्ट वाला टर्म बनेगा, लास्ट बाकी सारा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 क्या हो जाएगा, n आपका आंसर बन जाएगा। और इस तरह से देखेंगे तो आपका आंसर इसमें कोई मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, यदि किसी वृत्त का अर्धव्यास को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो ये भी आसान सा प्रश्न है, वृत्त के अर्धव्यास को दोगुना किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, अर्धव्यास को दोगुना करना मतलब अर्धव्यास का मीनिंग क्या हुआ, सबसे पहले तो ये आपको जानना होगा। तो अर्धव्यास का मतलब हुआ व्यास का आधा। कोई भी एक सर्कल है मान लीजिए, तो उसका व्यास क्या होता है, यही होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो किसी भी वृत्त का व्यास क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। अर्धव्यास का मतलब क्या हुआ, व्यास का आधा, और व्यास का आधा करेंगे तो रेडियस ही आएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन ये कह रहा है कि वृत्त के जो है व्यास को यानी इसके रेडियस को क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए। तब देखिए रेडियस पहले r था, तो इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा, πr²। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। अब इसको कह रहा है दोगुना करने का, तो 2 टाइम्स कर दीजिए, तो 2 गुने r हो गया। अब ये कितना हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, तो पाई इंटू 2r यानी 4r² हो जाएगा। अब देखिए क्या क्षेत्रफल में चेंजेज आया। ठीक है, तो पहले πr² था, अब आपका 4πr² हो गया। इसका मतलब कितना इंक्रीज किया है, 3πr²।
कितने पे इंक्रीज किया है? तो पाई आर स्क्वायर पे इंटू 100। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी आपको 300 गुना जो है इंक्रीज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 300% जो है आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, सॉल्व आप लोग करते रहिए। यदि दो संख्या का योग 100 है, उनका अंतर 50 है, तो संख्या का अनुपात बताइए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। देखिए, दो संख्या का योग दिया है, हम लोग ज्यूम कर ले, अगर मान लीजिए कि संख्या x और y है, तो पहला दिया है कि x प्लस वाई कितना है आपको 100 है, 100 लिख दिए। दूसरा में क्या बोल रहा है कि x माइनस वाई कितना है 50 है। ठीक है, दो इक्वेशन है, दो अनोन। अब देखिए दोनों को ऐड कीजिए तो ये y कैंसिल हो गया, ये 2x हो गया, और 2x इक्वल टू कितना हो गया 150। तो यहाँ x का वैल्यू कितना आ गया आपका 75। तो x का वैल्यू इस इक्वेशन 1 में रखेंगे तो y का आपका वैल्यू निकल जाएगा, तो y इक्वल टू यहाँ से 25 आ जाएगा। आपको रेशियो बताना था x और y का। x कितना है 75 है, y कितना है 25 है, 25 तिहाई 75 यानी 3:1, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तब इसमें कुछ पूछना ही है नहीं। ठीक है, 1,000,000। 3 अंकों की बड़ी संख्या पूछा जाता 399 कर देते आप। ठीक है, अगला देखिए, ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 9 गुने और 4 गुने का अंतर 65 है। ठीक है, तब बस आपको लिखना होगा। देखिए, कोई संख्या आप एज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि मान लीजिए संख्या क्या है x है, तो इसका 9 गुना क्या हो जाएगा x का 9 इंटू एक्स, और 4 गुना इसका क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स। इसका अंतर क्या दे रहा है क्वेश्चन में 65, तो 65 लिख दिए हम लोग। 9x में से 4x माइनस करेंगे, कितना बन जाएगा आपका 5x। 5x किसके इक्वल है 65 के, तो x किसके इक्वल हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 15, 13 हो गया। ठीक है, तो क्या पूछा था यहाँ पे, संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या क्या हो जाएगा आपका 13, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स और रीजनिंग का प्रश्न था आपका। अब जो है आपका ये करंट अफेयर का प्रश्न होगा, और ये मार्च 2023 का करंट अफेयर का प्रश्न है। ठीक है, तो एक एक करके यहाँ से आंसर आप लोग करें। देखिए, मार्च 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये कहाँ पे रखी गई है? धारवाड़, कर्नाटक में, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा अप्रैल 2023 में उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित किस गांव को भारत का पहला गांव घोषित किया गया है? ठीक है, तो ये बॉर्डर जो है रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है, बीआरओ। यहाँ पे आंसर आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए माडा गांव को। अगला देखते हैं, अप्रैल 2023 में, ये 2023 में आयोजित, यानी इसमें आपका करंट अफेयर कवर किया गया है मार्च और अप्रैल का। ठीक है, वो मिस्टेक से शुरू में टेस्ट में लिख दिया गया था जनवरी और फरवरी का। जनवरी फरवरी का हम लोग पिछले टेस्ट में देखे थे, इसमें मार्च और अप्रैल का जो है आपको करंट अफेयर कवर किया गया है। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक को बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? अब देखिए, ये भी पूछा सकता था आप कि बताइए, वर्ल्ड जो है वैक्सीन कांग्रेस में किसको जो है बेस्ट प्रोडक्शन डेवलपमेंट अवार्ड दिया गया है? तो आप आंसर क्या करते, भारत बायोटेक। यहाँ पूछा गया है इसका आयोजन स्थल बताना है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा आपको, वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 124। मार्च 2023 में थाईलैंड में आयोजित 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में किस देश में बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट की स्थापना का निर्णय लिया गया है? तो ये किसका, भारत में। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 125। मार्च 2023 में निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में मारबर्ग वायरस के पहले प्रकोप की जो है पुष्टि की गई है? तो ये जो है आपको तंजानिया। ठीक है, देखिए लेक्चर को जो है आप लोग अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक लोग जो है अगर 2-3 लोग से भी लेक्चर शेयर कर देते हैं, ठीक है, तो ऐसे में ये जो लेक्चर जो है अधिक से अधिक लोगों तक जो है पहुंच जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, लेक्चर को अधिक से अधिक थोड़ा शेयर कर देंगे। बाकी आपका कोई फीडबैक कमेंट होगा तो कमेंट में जरूर लिखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा मार्च 2023 में विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी हुआ, और इसमें बताना है कि क्या जो है सही है। देखिए, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट
यानी ये बात हो रही है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 की। इसमें जो है लगातार फिनलैंड 6वीं बार नंबर 1 पे रहा है। भारत जो है 126 पे रहा है। बताना है कौन सा इसमें आपको सही है। देखिए बिल्कुल बात सही है कि फिनलैंड जो है लगातार 6वीं बार नंबर 1 पे रहा है। ठीक है। और देखें तो भारत का नंबर 126 है, दोनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। अगला देखिए, अप्रैल 2023 में टाइम मैगजीन के 2023 टाइम 100 पोल में किस भारतीय अभिनेता को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो किसको जो शीर्ष स्थान दिया गया है? तो ये शाहरुख खान को दिया गया है। अगला देखेंगे, प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में अप्रैल 2023 में किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव का आयोजन किया गया है? गज उत्सव, तो ये गज उत्सव काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। अगला देखें, मार्च 2023 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का आधिकारिक सदस्य के रूप में शामिल हो गया? यानी नया मेंबर कौन बना है, ये पूछा गया है। आंसर करें। देखिए नया मेंबर कौन, मिस्र बना है। अब देखिए जो एनडीबी है इसका स्थापना कब हुआ था, ये भी याद रखेंगे, 2014 में हुआ था। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में जो है इसका स्थापना हुआ था। अगला देखिए 130, पूछा गया है कि मार्च 2023 में निम्न में से किसे फिक्की महिला संगठन का 40वां अध्यक्ष चुना गया है? फिक्की महिला संगठन का 40वां अध्यक्ष किसे चुना गया है? सुधा शिव कुमार को। ठीक है। अगला देखें, मार्च 2023 में बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 ये जो द्विपक्षीय अभ्यास हुआ है भारत और किस देश के सेना के मध्य किया गया है? पूछा गया है बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये देखिए भारत और जो है सिंगापुर के बीच हुआ है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे कि आखिर इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो जोधपुर में हुआ था। अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILF शुरू किया गया, इसका कार्य अवधि क्या था? ठीक है, अच्छा प्रश्न है। ये न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का कार्य अवधि पूछा गया है, तो ये 22-23 से लेके 26-27 तक। ठीक है। अगला है 132 था। ठीक है, 133, केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2023 में नेशनल पेंशन प्रणाली की समीक्षा हेतु किस एक समिति का गठन किया गया है? ठीक है, तो ये जो है आपको TB सोमनाथन समिति। अगला देखते हैं, अप्रैल 2023 में देश की प्रथम वाटर मेट्रो सेवा का प्रारंभ किस शहर में हुआ? पहला है वाटर मेट्रो सेवा है, तो ये जो है आपको कोची केरल में। यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है? आंसर करें इसका आप लोग, विश्व विरासत दिवस, तो ये 18 अप्रैल को जो है मनाया जाता है। अगला देखिए, मानव वन्य जीव संघर्ष और सह अस्तित्व पे मार्च अप्रैल 2023 में सम्मेलन का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? ये कहाँ संपन्न हुआ था? आपको ऑक्सफोर्ड UK में। 137 देखते हैं, अप्रैल 2023 में शंघाई सहयोग संगठन मिलेट्स फूड फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पे संपन्न हुआ? देखिए तो इसका जो है आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है? मुंबई भारत में। ठीक है। अगला देखते हैं, मार्च 2023 में संपन्न प्रथम महिला प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने किसको पराजित किया है? देखिए मुंबई इंडियंस किसको पराजित करता है? दिल्ली कैपिटल को। ठीक है, ये पहला जो है प्रीमियर लीग था महिलाओं के लिए, IPL था। अगला देखते हैं, अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष T20 क्रिकेट में पहली ऑन फील्ड महिला एम्पायर बनी? पुरुष T20 जो है टूर्नामेंट है और महिला फील्ड एम्पायर बनी, ये पूछा गया है, तो ये थे किम कॉटन। अगला, मार्च 2023 में निम्नलिखित में से कौन बार काउंसलिंग में पंजीकृत होने वाला देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला वकील बनी? आंसर करें इसका, ये पूछा है कि बार काउंसलिंग जो है आपका, बार काउंसलिंग में पंजीकृत होने वाली, ठीक है, देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला वकील कौन बनी है? तो ये बनी है पद्मा लक्ष्मी।
तो चलिए इस तरह से 140 प्रश्न हम लोग फिनिश किए। DIS का टेस्ट नंबर आपका 3 जो फेज 2 वाला है फिनिश किया हम लोग। इसके कंटिन्यू हम लोग सारे टेस्ट को जो है फिनिश करेंगे और फिर दूसरा टेस्ट सीरीज देखेंगे। बाकी इसके पैरेलली जैसे कि हम सोच रहे हैं करंट अफेयर भी आपके लिए जल्द ही शुरू किया जाएगा और इसके अलावा जो है UPPCS का टेस्ट सीरीज हम जल्द ही शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग धैर्य थोड़ा पेशेंस बना के रखेंगे जो भी UPPCS लिखने वाले हैं। बाकी अभी थोड़ा आर का टारगेट में रखते हुए काम करेंगे। UPPCS के लिए भी काम किया जाएगा, आप लोग धैर्य बना के रखेंगे। तो लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कर दें आप लोग, और आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं अगर आपको कोई डिमांडिंग टॉपिक वगैरह है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे यदि आपको PDF वगैरह रिलेटेड जो है PDF चाहिए तो। चलिए, तो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।